जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, ये करेक्शन कर लिया आपने? खामोश हो जाएं आप। मैं तो क्या शायद जान निकलने लगी किसी की। अच्छा जी, अब बुक कीपर भाग गया था जी हमारा, और कैश का ओपनिंग बैलेंस 240 है, क्लोजिंग नील है। सिंस पेज नंबर है जी 849, सिंस देन टोटल सेल्स हैव बीन अमाउंटेड टू 41। अब टोटल सेल्स वो कह रहा है जी 41, उसके बाद से, जब से वो भागा है उसके बाद से बता रहा है ना जी। इट इज नोन दैट shopkeeper has disappeared, there is no cash in till and theft is suspected. It is known that cash balance at beginning was this. अच्छा, since then total sales have amounted to 41250. Credit customers owed 2100 at beginning and owe इतने now. दूसरा लेजर भी बनाना पड़ेगा हमें। डेटर का मांगा, पता नहीं क्या उसने सेल्स मांगी, क्या मांगा था कि कैश लॉस्ट मांगा। डेटर का लेजर भी बना लें जी। ओपनिंग बताइएगा डेटर का अकाउंट, ओपनिंग कितना बैलेंस है जी? ओपनिंग जाग रहे हैं? बड़ी मेहरबानी, बस कर दें अब, ब्रेक इज ओवर। और क्लोजिंग कितना है जी? 875, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कहता है जी, चेक्स बैंक्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स हैव टोटल 2429000। 2429000 की एंट्री है बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट 2429000। ये फिगर गलती से हम रुक गए थे, ये हैंग हो गया था। अच्छा, उसके बाद जी सेल्स, आगे पढ़ते हैं। एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम टिल रिसीट्स अमाउंट टू 180 एंड कैश रिसीट्स इतने, यानी जो कैश रिसीट्स हुई थी उसमें से 9300 इन्होंने एक्सपेंसेस पे किए हैं। फिर वही वाली कहानी आ गई है, देखो चेक करो। चेक्स बैंक्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स हैव टोटल्ड इतने एंड एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम चेक्स बैंक्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स हैव टोटल्ड इतने एंड एक्सपेंसेस पेड आउट ऑफ टिल वो हैं डिफरेंट, और कैश रिसीट्स से जो आए हैं वो हैं डिफरेंट, ठीक है जी। अब ये 9300 सिंस देन टोटल सेल्स हैव अमाउंटेड टू इतने, ठीक है। एक्सपेंसेस पे किए उन्होंने कैश से 180.5 जी। कैश से कितने एक्सपेंसेस पे किए हैं जी? 180.5। और बैंक से कितने पैसे, इधर से निकल के कुछ पैसे बैंक में भी जाने, ऐसे ही है, ठीक है। अब वो कितने हैं, बैंक का लेजर हम बना लें या रहने दें? चलो रहने देते हैं। अब कैश सेल्स के अंदर आपको पता है कैश के अकाउंट के अंदर कैश सेल्स आनी है, कैश के अकाउंट के अंदर डेटर से पैसे आने हैं, और फिर यहाँ से पैसे निकल कर बैंक में जाने हैं, ठीक है जी। तो जो एक्सपेंसेस हैं और जो बैंक की अमाउंट है, बैंक में कितने पैसे उन्होंने जमा कराए हैं जी? वो कह रहे हैं 2429000 तो कराए ही हैं, लेकिन एक्सपेंसेस भी हमने पे किए थे। कुछ तो कैश से ही कर दिए थे, और जो कुछ रिसीट्स हुई थी, मतलब कुछ टिल वाला कैश है जो हमने कीप किया होता है, और कुछ जो रिसीट्स हुई थी, तो रिसीट्स जो हुई थी वो कितनी है? 2429000। इसमें 9300 ऐड करना है, बिल्कुल पिछले वाले जैसा मामला है, ठीक है। कि कैश रिसीव तो हुआ था कितना जी? 24000, ये तो गया ही गया बैंक में, क्योंकि कुछ खर्चे भी इसमें से पे कर दिए थे। अब वो खर्चों का एक्सपेंस अगर अलग से कर दें तब भी ठीक है, वो भी यहीं पर ही आ जाएगा, ठीक है। तो कैश बैंक, कैश सेल्स कितनी है? कैश सेल्स के बारे में यही लाइन नजर आ रही है कि कैश रिसीट्स 9300 हुई हैं। चलो कर देते हैं यहाँ पर एंट्री, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट कितनी जी? 9300, ठीक है जी। अब कितने पैसे डेटर्स से मतलब निकल कर इधर आए हैं, यानी कि डेटर्स का लेजर अगर तो बैलेंस हो जाता है तो फिर तो ठीक है, अगर बैलेंस नहीं होता तो इसका मतलब कुछ पैसे उन्होंने
बैंक में डाले हैं। ये कितना था जी 24, ज़रा राउंड कर देना, ठीक है। तो अब डेटर का लेजर है जी 2100 ओपनिंग आ रहा है, 2400 पैसे जो है वो आ गए थे। सेल्स की फिगर अब ढूंढना मसला रह गया है। हाँ जी, सेल्स की फिगर कितनी है जी? सेल्स की फिगर तो कहता है जी ओपनिंग के बाद सेल्स हैव अमाउंटेड टू 41250, जिसमें से गालिबन कितनी 9300 आपने कह दी है जी। 41250 माइनस 9300, ये कहानी कुछ ऐसे है। टोटल सेल उसने बताई थी 41, कहाँ लिखूँ, यहाँ दूर हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ। 41250 क्या है जी टोटल सेल्स, जिसके बारे में वो कह रहा है कि 9300 क्या है जी कैश सेल्स। इसकी एंट्री पड़ेगी कैश डेबिट सेल क्रेडिट, और बाकी कितनी जी? अब वो बैलेंसिंग फिगर है कितनी 31950, इसकी एंट्री पड़ेगी डेटर डेबिट, तो यहाँ पर हमने 31950 ऐसे लिख देना था। तो ये जनाब आ गई एंट्री टोटल कैश डेबिट सेल क्रेडिट और डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अब पहले ज़रा चेक कर लेते हैं ओपनिंग, सेल्स, कैश और क्लोजिंग, ठीक है। कोई बैड डेट का जिक्र है जी? कोई डिस्काउंट का जिक्र है जी? अब अगर तो ये बैलेंस हो गया तो इसका मतलब डेटर्स ने सिर्फ पैसे दिए हैं बैंक की फॉर्म में, और अगर बैलेंस ना हुआ और इधर कोई बैलेंस आ गया तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कुछ पैसे कैश में भी उन्होंने दिए हुए हैं। तो बताओ बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। कितना बैलेंस आ रहा है इस तरफ? 303, कोई एक 10 दो। 2100 जमा 31 लिखे मैं लिखवाता हूँ। 21 तुम लोगों ने कर लिया सिलेबस खत्म, हद हो गई, एंड पे आ गए एकदम ही जीरो हो गया। क्या हो गया जी? 2100 जमा 31950 माइनस 875 माइनस 2429 30। ये कैसे हो सकता है? ये फिर गलत फिगर लिखवाई है आपने। ये ज़रा आप ओपन करें, वो जो पहले ओपन किया था तो गले पड़ गया था कि ये फिगर कितनी थी। क्रेडिट कस्टमर्स ने जो पैसे दिए थे कितने थे? मुझे लगता है फिगर सही नहीं है, इतनी ज़्यादा कैसे आ गई फिगर? स्टडी टेक्स्ट अल्लाह करे वहीं ओपन हो जाए, लेकिन हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि वहीं ओपन होता। जिन बच्चों के पास था कोई स्टडी टेक्स्ट ये आई कैप वाला, सॉफ्ट में उन्होंने ओपन कर लिया होगा, गैरत दिखाई होगी और ओपन कर लिया होगा, है ना। चलो मैं खुद ही आ गया। हाँ ठीक है, मुझे तसल्ली कर लेने दो। एमसीक्यू नंबर, अच्छा एक दफ़ा ये सारी फिगर यहाँ से कंफर्म कर लें जी, अगर नज़र आ रहा है तो। अब आ रहा है, ज़रा सारी फिगर्स यहाँ से कंफर्म कर लें, अपनी बुक के सामने रखें जी। ओपनिंग कितना है जी? 240, डन। टोटल सेल्स कितनी है जी? डन। क्रेडिट कस्टमर ओड ओपनिंग 2100, क्लोजिंग 875। चेक्स बैंक्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स हैव टोटल्ड रुपीज, एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम टिल और कैश रिसीट्स have been lodged in the bank. Expenses paid from till receipts amounted to इतने and cash receipts of 9300 have been lodged into the bank। ठीक है जी, तो ये 9300 यह है हमारा निकल कर बैंक में जमा हो गया हुआ है। ठीक है जी, ये फिगर सारी बराबर हो गई। अब आ जाए तो डेटर के लेजर के अंदर ओपनिंग 2100, फिर सेल्स हैं 31950, बैंक में जमा हुए हैं 2429 और क्लोजिंग आ रहा है इतना जी। तो इसका मतलब कैश में तो हैवी अमाउंट आ गई, कितनी? 46, डन जी। ये 30746 की एंट्री हो गई। ये आ गया जनाब डेटर से पैसे, ठीक हो गया। अब डेटर का लेजर खत्म हो गया, अब रह गया जनाब कैश का लेजर। कैश के लेजर में कोई और चीज़ जो रह गई हो लिखने वाली, बैंक से जो पैसे बैंक में गए हैं वो कितने हैं जी? चेक्स बैंक्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, वो तो उधर चला गया, ठीक है जी। सिंस देन 41250 आ गई, सेल्स आ गई।
तो सेल्स तो मेरे ख्याल में वैसे ही निकल आई हैं, तो नहीं क्या कर रहे हैं जी। बताइए जी, बैलेंस किस तरफ आ रहा है इसका? बैलेंस निकाल नहीं सकते, ये फिगर हमें बहरहाल कहीं ना कहीं से निकालनी थी, तो कैश डेटर का लेजर, बैंक का लेजर भी बना लेते हैं फिर। वैसे उसने बताया कोई नहीं हुआ, लेकिन चलें कोशिश करते हैं जो डेटा भी आ जाए। जी फरमाइए, बैंक में पैसे कहाँ कहाँ से आए हैं? ये 2429 कहाँ से आया जी? डेटर से, ठीक हो गया जी। उसके बाद बैंक में पैसे कैश से निकल कर आए, अब ये ढूंढने थे, नहीं हो सकता यहाँ से बैलेंस, ठीक है। अब आगे तसल्ली से इसको पढ़ें। बुक कीपर ऑफ लेगो, देयर वॉज नो कैश, इट इज़ नोन दैट कैश सेल्स, ठीक है जी। बिगिनिंग पे ओपनिंग इतना आ गया, टोटल सेल्स हैव बीन अमाउंटेड टू 41,250। अब हमने ढूंढना क्या है, कैश के दराज से कितने पैसे निकल कर बैंक में गए हैं, ठीक है। क्योंकि ये कि यही फिगर रह गई, अगर ये निकल आए, क्लोजिंग वैसे जीरो है, तो फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे कोई बैलेंसिंग फिगर तो नहीं आ रही, ठीक है। वरना सारा इधर ही बैलेंस पड़ जाता। ये पैसे निकल कर बैंक में गए हैं, ये ढूंढ रहे हैं असल में हम, ठीक है जी। अच्छा, टोटल सेल्स आ गई जी 41,250, जिसमें से हमने कहा 9300 कैश है, तो फिर बाकी क्या होंगी? क्रेडिटर्स की सेल्स, क्रेडिट पे सेल्स होंगी। फिर क्रेडिट कस्टमर ओड 2100 एट द बिगिनिंग एंड चेक्स बैंक्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स वर 2429। चेक्स बैंक्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स वर, तो ये चेक बैंक हो गए, ये तो बैंक में गए, ठीक है जी। और उसके बाद एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम टिल अमाउंट टू 180 एंड कैश रिसीट्स ऑफ 9300 हैव बीन, सीधा ही लिखा हुआ उसने 9300, ऐसे ही ढूंढ रहे हैं जी। हाँ जी, अब बताएं जी, आखिर नहीं होगी वैसे, बैंक में पैसे सिर्फ इतने से ही गए हैं। 2429 तो आपका डेटर से चेक नहीं आए थे सीधे सीधे, चेक करो ज़रा, चेक कर लेते हैं फिर। चेक्स बैंक्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स हैव टोटल 2429,000। इसके जुमले से ये लग रहा है चेक्स बैंक्ड, हमने बैंक में जमा करवाए, चेक्स हमने बैंक में जमा करवाए, तो मुझे तो नहीं लग रहा। आप ज़बरदस्ती इसको सोल्यूशन के साथ अगर मैच करें तो अलग बात है, लेकिन चेक्स बैंक्ड फ्रॉम कस्टमर का मतलब क्या है कि ये बैंक किए हैं हमने, ये चेक की फॉर्म में थे, कैश में तो नहीं पैसे आए थे। कैश वाले पैसे तो जो है वो ये पड़े हुए हैं 30,546। एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम टिल 180 हैं और कैश रिसीव्ड हैव बीन लॉज्ड इन द बैंक, तो मुझे तो यही नजर आ रहा है। और क्या कर सकते हैं जी? 7 क्या किया हुआ है, मतलब चेक्स बैंक्ड फ्रॉम क्रेडिट सेल्स वर 160, मतलब उसने यही किया हुआ है कि उसने ये पैसे पहले कैश में डाले, सही है। ये वैसे फिर वो अजम्पशन यही ले रहा होगा कि जी पहले हम उसकी एंट्री करते हैं अपनी किताबों में और फिर उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो एक तरह से ये काबू में आ जाती है बात कि चलो जी कैश आया और ये कैश गया, एक कैश रुपयों की फॉर्म में चला गया, दूसरा चेक्स की फॉर्म में चला गया जी। तो फिर बोले 9300, एक तो इन्होंने ये जमा किया, दूसरा क्या जमा किया जी? 2429, टोटल 729। बैलेंस हो गया होगा या फिर चूना लग गया होगा? कितना चूना लगा जी? हुए 28.5 भी लिख लेना क्योंकि ये MCQ है। ये क्या है जी? मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है जाके देखो, कोई गलत फिगर लिखवाई है आपने? 180.5 है, ये सही फिगर है। चलो 28,376.5 लें जी। क्लोजिंग जीरो हो गया है, ओपनिंग भी 240 सही है, सेल्स कैश वाली भी आ गई, डेटर्स से पैसे आए हैं, तो ये वाले भी तो फिर आपने यही अज्यूम किया, इधर डालें तो सही ना। 30 कितने जी? आप देखो ना, आपने क्या अज्यूम किया है कि जी ये पैसे हमारे कैश में आके फिर बैंक में गए हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री फिर डायरेक्ट बैंक में क्यों डाल रहे हैं, इसको इधर डालना भी तो पड़ेगा ना आपको। तो ये दोनों ही कैश इधर डालें, जल्दी बोलें। 30
746 भी डेटर से आए, ये बैंक की फॉर्म में नहीं थे, कैश की फॉर्म में थे, और चेक्स भी आपने इधर ही डालने, क्योंकि आपने ये अजम्पशन मुझसे दिलवाई है। या तो दोनों तरफ ये चीज़ ना लें, इधर भी ऐड नहीं करते, हम इधर भी नहीं करते, बकौल आपके जो उसने ऐसे किया हुआ है वो ये ना करें, तो वो आप इधर भी ना डालें, इधर भी ना डालें। अब हम क्या कह रहे हैं, ये जो चेक्स आए थे इनकी एंट्री हमने की कैश के दराज में पहले रखे, यूं कह रहा है कैश के दराज में इनको रखा, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, फिर वहां से पैसे निकाले और उसको बैंक में डाल दिया। ये 2429 आपने इधर से निकाले हैं तो पहले इधर डालने भी तो पड़ेंगे ना। तो अगर आपने इसको इग्नोर करना है, जैसे मैं कह रहा था कि उसको कहें जी चेक है, तो चेक तो जाना है सीधा बैंक में, तो ना इस 2429 को ऐड करें इधर, ना इसको ऐड करें इधर। ये करके पहले दिखाता हूं ताकि अजम्पशन वही रहे हमारी। अब पहले 1 मिनट ऐसे ही करते हैं जी। बताइए जी, इधर क्या आता है आंसर, इधर क्या आता है, 9300, बताएं जी 9300 कहाँ चला गया। अब बताएं इसका क्या आंसर आता है। 308055, 308055, उसका क्या आंसर है। वो तो बहुत ज़्यादा ही है ना, अब वो कैसे पता नहीं उसने निकाला है, ठीक है जी, वो उसको छोड़ दें। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने क्या किया है, हमने ये पैसे डायरेक्ट बैंक में डाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या लिखा हुआ था, चेक्स, तो हमने इसकी एंट्री की बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, और वहां पर सिर्फ लेकर गए कैश के अकाउंट में जो कैश वाले पैसे थे। ये बिल्कुल सही है। आप जो कह रहे हैं ना कि उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ये किया है कि ये वाले पैसों की एंट्री बैंक में डायरेक्ट नहीं डाली, बल्कि उन्होंने इसकी भी एंट्री क्या की, इन चेक्स की एंट्री भी क्या की, पहले कैश की दराज, यूं समझ लो कैश की दराज में हमने चेक्स पहले रखे, तो एंट्री कर दी कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। फिर यहां से जब निकाल कर लेके गया बंदा, तो वो चेक्स भी साथ ले गया, कैश भी ले गया, तो उसने चेक भी जमा कराया, कैश भी जमा कराया, तो वो इधर ऐड कर देते हैं और फिर इधर भी ऐड कर देते हैं। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, लेकिन इसको करेक्ट कर लें, आंसर तो यही सही बन रहा है। अब उनका सोल्यूशन देखते हैं ज़रा, उसमें फिगर्स कहाँ से गड़बड़ हो रही हैं जी। बस फिर इसी को सही कर देंगे ना, ऑप्शन नहीं है तो, ऑप्शन तो वैसे ही नहीं थे, एमसीक्यूज तो वैसे नहीं है, ये फिल इन द ब्लैंक थी। कौन सा है ये, बड़ी गलतियां यार इसमें तो। आई कैप का अपना सोल्यूशन भी एक नज़र डाल लेते हैं जी। 17, क्योंकि उन्होंने यहीं से उठाकर बस फेंक दिए थे ना यहाँ पे इकट्ठे ही, तो कैश का अकाउंट इन्होंने निकाला हुआ है। हाँ, तो ये कोई एक चीज़ गलत है जी, ठीक है, या तो सवाल वाला 2429 सही है, या जवाब वाला 24290 सही है। असल में ये सवाल के अंदर गलती है, बात समझ आई है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में ना जवाब के साथ मिला लेना ज़्यादा बेहतर है। क्या ख्याल है, जवाब के साथ मिला लें तो ज़्यादा बेहतर है। हमें पूरे सवाल में क्या चेंज करना पड़ेगा, जो उसने जो हमने वो वैसे भी चेंज किया ना फिगर, उस फिगर को क्या कर लेते हैं 24,990,000, सही है। अब ये करने से हमारा आंसर मैच कर जाएगा। तो गलती भी प्रॉबेबली इनसे यही हुई है कि उस सवाल के अंदर उन्होंने एक सिफर कम लगाई हुई है। ये देख रहे हो ये फिगर 24,29,000 क्या है जी, ये पैसे जो बैंक में जमा करवाए, ऐसे ही है, डेटर्स के पैसे, ठीक है। अब 24,200 उसको बाद में, 1 मिनट जरा, पहले वन बाय वन 24, इसको बदल लें जरा, 17वें में ये 24, ये इधर आगे लिखा हुआ है 2429,000, वहां पे क्या लिखा हुआ है 2429,000, ठीक है ना। तो हम इसको बदल रहे हैं, ओके, ये चेंज हो गया जी, 2429, ये आई कैप से गलती से एक सिफर कम हो गया ना, 2429,000, ठीक है जी। अब ये एक फिगर होगी कंसिस्टेंट, तब सही तो करना है ना, अब गले जो पड़ गया था आपके और मेरे ये, ठीक है। लें जी ये फिगर अब हम अपने एमसीक्यू में भी डाल देते हैं जाके, ये तो वैसे ही हमने चेंज किया ही हुआ था, 2429,000 रुपीज़ 2429,000 पूरा नहीं आ रहा, बहरहाल चलें, गुजारा हो गया, ठीक है जी। तो ये करेक्शन हमने कर ली। अब अपने सवाल में इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बैंक में कितने पैसे गए जी, 2429,000, डन जी, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब
मैंने ये पैसे ना इधर डाले ना इधर से निकाले, डन हो गया। ये मेरा असूल है, दोनों तरह से आंसर सेम आना है, ये पक्की बात है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कैश की फिगर चेंज हो गई है, कितनी आ गई जी? 888.5, ठीक है जी। अब सही है ये, अब उसके साथ मैच करेगा, ये यहां पे आ गया 888.5, डन हो गया। अब मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस निकालो कितने, दूसरा भी देख लें। अब ये लेजर हमारा और उनका एक जैसा हो गया है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है जी बेटा। एक मिनट 17 पे आए, 17 पे आए, ये देखें। अब इस लेजर में, रिसीवेबल वाले लेजर में हमारा ओपनिंग 2100 है, ये 31,950 है, ये 24,290 बैंक वाला, ये तो सही होगा ना लेजर। अब आते हैं कैश में उन्होंने क्या कारनामा हाय सर अंजाम दिए हैं। कैश में उन्होंने चले कोई बात नहीं, अब फिर एक चीज हो सकती है, तो 24,290,000 फाइनल हो गया हमारा, ठीक है। तो अब उसी का आंसर हम लेकर चलेंगे। वैसे भी ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, ऑप्शन वाला मसला नहीं था, इसलिए जो आंसर हमारा आएगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो या तो फिर वो ले लें या फिर ये ले लें, तो बैलेंसिंग फिगर निकलनी होती है, ठीक है ना। चलो, बड़ा मसला था यार, अजीब सही था, ऐसे गड़बड़ की हुई थी इन्होंने। चलें जी, अब हमने इसकी करेक्शन कर दी है इस तरह से। अब आई कैप को बता देंगे आपकी ये गलती अगली बार सही कर देना, ठीक है। अब मुझे बताओ जी, मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस क्या है? उन्होंने असल में फिर इधर वो दूसरा माइनस कर दिया, अल्लाह माफी जी, 89 जी आपको चूना इतना लगा है, ठीक है। इसका आंसर लिख लें यहाँ पे 89,44500, ठीक है जी। चलें जी, बड़ा वैसे चूना लगा गया आपको, अखीर कर दी इसने। अब अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे उस वाली अजम्पशन पे चलें, एक मिनट फिर तस्वीर खींचना, एक मिनट जरा रुकना। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे जी 888.5 में प्लस करो 24,290, ठीक है, और इधर भी फिर बैंक में फेंक दो 9300 जमा 24। तो हम तो ऐसे नहीं करते थे, तो कोई बात नहीं, हम ना भी करें तब भी इधर एक ऐड होना है तो उधर से एक लेस हो जाना है। बैलेंसिंग फिगर पे क्या फर्क पड़ना है, रिक्वायरमेंट तो बैलेंसिंग फिगर की थी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इसीलिए हमने कहा जी वो बैंक में चले गए, वो तो चेक्स हैं, उनको क्यों आपने, हाँ डिपॉजिट करना जो होता है बस, ठीक है, हमने डायरेक्ट उसको बैंक में लिख दिया, मसला क्या। अब आई क्या अपने माशाल्लाह वैसे हैं, बैंक के लेजर के अंदर उसने इसको 24,290 ले लिया और यहाँ पे उसने इसको 2429 ले लिया। चले, कुछ नहीं हो सकता, माफ़ कर दें इनको, आपके लिए बस यही बस फाइनल है, यही सोल्यूशन है इसका। और ये MCQ 17 आ गया, गंदा MCQ। मैंने फ्रेमवर्क कराना है, जल्दी कर, ठीक है। अब आपने देख लिया उसमें सोल्यूशन में क्या था, एरर था, ठीक है। तो किसी एक तरफ हम जा सकते थे, फिर हमने पहले जो देखा वो कर लिया, बाद से पता लगा उन्हें दूसरे पास से पुराने वाला ले आया, यानी एक जगह उसने क्वेश्चन वाला फिगर लिया हुआ, एक दफ़ा सोल्यूशन वाला ही ठीक है, ओके। क्योंकि जो उसका सोल्यूशन का तरीका हो तो वैसे भी हमें पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अच्छा, उसी वाली फिगर लिख लोगे तो आंसर मैच कर जाएगा, पर आंसर नहीं मैच करना, गड़बड़ हो जाएगी सारी, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही था। चलें जी आगे, 18 में कोई मसला है तो बताएं। हुण तो तुसीं कहना किसी च भी कोई नहीं, ऐसे नहीं करना जी। 19 कर लेते हैं जी, आ जाएं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी रोला ना होए बस, कोई अल्लाह करे। Dean has been trading for some time but has neglected to maintain full accounting. He is able to provide following. He owed इतने by his customer, he is owed by his customer, मतलब ये क्या है, डेटर है। He has lodged 120,700 into bank since starting the business. Deposit, ठीक है जी, बैंक डिपॉजिट कैश में से। दिस इंक्लूड्स हिज इनिशियल कैपिटल ऑफ 22,000, यानी 22,000 भी कैश के अकाउंट में डाला और फिर उसी में से ही निकला हुआ। ऑल हिज सेल्स आर मेड एट कॉस्ट प्लस 30%। द वैल्यू ऑफ डीन सेल्स सिंस ही बिगैन ट्रेडिंग इज, तो अब ये जगह मैं खाली कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली इसके लिए डीन कैश का ही लेजर बना लेते हैं जी। ओपनिंग कितना है, ओपनिंग कितना है, 0 होना है, 0 होना है। अभी शुरू किया उसने बिजनेस, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है हैज बीन ट्रेडिंग फॉर सम टाइम, ही इज एबल टू प्रोवाइड, ठीक है। अब वो कह रहा है
ही लॉज टू हिज बैंक अकाउंट सिंस हिज स्टार्ट ऑफ बिजनेस, तो मैंने इसलिए अज्यूम कर लिया कि स्टार्ट ऑफ बिजनेस पीरियड के अंदर होगा, कुछ महीनों की बात कर रहा होगा, ठीक है। कितना जी कैश इसने डिपॉजिट किया है 100, लेकिन अब एंट्री क्या है जी, ही हैज लॉज 120 टू हिज बैंक सिंस स्टार्टिंग ऑफ हिज बिजनेस, सिंस ही बिगैन ट्रेडिंग कितनी सेल्स हुई, तो पहले कैश इधर ले आओ जो कैपिटल वाला है, कितना कैपिटल, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट कितना 22,000। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है बैंक में कितने पैसे, कितने 122 120 700, ठीक है जी, बस। और भी कुछ बता रहे हैं, डेटर्स का लेजर बता रहा है, डेटर्स का बैलेंस, वो कह रहा है ही इज ओड इतने बाय हिज कस्टमर्स। चलो देख लेते हैं जी, फिर अजीब से सवाल है डेटर्स। अब क्लोजिंग कह रहा है जी 7900, ओपनिंग फिर वही स्टार्ट से लेके जो आज तक कह रहा है, तो ये समझ लो एक साल का, एक पीरियड का नहीं होगा, काफ़ी अरसे के ये होंगे लेजर्स, ठीक है। तो ओपनिंग से क्लोजिंग तक कितना बना जी 7900। अच्छा, अब जी फिगर्स तो हमें चाहिए कौन सी जी, सेल की, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस कैश का कहीं बताया उसने, वो कह रहा है ऑल हिज सेल्स आर मेड एट कॉस्ट प्लस 30%, इसका कोई यूज मुझे नजर नहीं आ रहा। बस यही एक निशानी नजर आ रही है कि उसने आज तक बैंक में जितने पैसे जमा कराए हैं उसमें 22,000 जो थे वो उसके कैपिटल के थे, तो इसका मतलब बाकी फिर उसके सेल्स के होंगे, ठीक है। तो 22,000 अगर कैपिटल में थे तो सेल्स फिर कितनी आई होंगी आज तक उसकी, यार ये तो सीधा ही निकल रहा है जी। बताओ जी, 1,20,700 में से 22,000 माइनस करके कितना आता है, माइनस कितना जी, बस गिनती पूरी की हुई जी 98, तो ये 98700, आप इसको क्रेडिट सेल अज्यूम कर सकते हैं भाई, पहुंचना वहीं पे हमने, सेल्स जी। आज तक जितने पैसे जमा करवाए उसमें से बाकी किसके थे जी, सेल्स के, तो वही कैश आ गया उन्हें, लेकिन अभी भी उसमें से कुछ कह रहा है नहीं, वो तो डिपॉजिट किए हैं ना उसने, ठीक है। कितने पैसे डिपॉजिट किए हैं जी 120,700, जिसमें से 2200 क्या है जी उसके कैपिटल का, ठीक है। तो क्लोजिंग आ गया, सेल्स आपके आज तक अज्यूम कर लें क्रेडिट है, कितनी बनती है जी 120,700 माइनस 98, नहीं 22,000 जी 98, तो फिर आंसर इज कैश, ये कैश ही आएगा ना, कितना आ गया कैश, एक मिनट, कैश ये था जी 120, असल में वो डेटर भी दे रहा है, गंदा सा काम उसने किया हुआ, डेटर्स भी दे रहा है और सेल्स भी निकलवा रहा है हमसे, ठीक है। क्लोजिंग डेटर्स हैं अभी तक, ठीक है। तो कैश कितना आ गया है, वो 120 में से 22,000 माइनस करें तो ये वो कैश है जो डेटर्स ने दिया होगा, क्योंकि क्रेडिट सेल्स तो हैं लेकिन वो पैसे कैश में दे रहे हैं बस। क्रेडिट सेल्स की निशानी क्या है, उसके रिसीवेबल्स हैं। अगर डेटर ना होते तो हम इसको कैश सेल्स अज्यूम कर सकते थे, ठीक है। तो वो कह रहा है जितने भी पैसे आज तक उसने बैंक में जमा करवाए हैं उसमें से 22,000 जो थे वो उसके कैपिटल वाले थे, इसका मतलब बाकी कस्टमर्स वाले थे। तो ये कितना निकाला था आपने 98,700, ठीक है। तो ये 98,700 ही है, तभी तो ये निकल कर गए हैं वहां पर, ये डेटर्स से आए हैं। खामोशी केस में डेटर्स का कैश से ही अज्यूम करेंगे ना, उसने सिर्फ ये कहा है कि रिसीवेबल इतना बाकी है और उसने जितने पैसे भी थे आज तक जमा कराए वो कितने हैं 120,700 सिंस स्टार्ट, जिसमें उसके कैपिटल वाले भी पड़े, तो ठीक है वो निकालें तो बाकी उसके कस्टमर्स वाले पैसे हैं। अब अगर डेटर्स ना होते तो यही कस्टमर्स वाले पैसे, यही टोटल सेल्स बन जाती, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ी हमें डेटर्स के साथ, तो सेल्स कितनी आ गई फिर 106600, ठीक है जी। इस लेजर को पूरा करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने हमसे मांगा क्या था, सेल्स की फिगर, ठीक है। तो 106 की सेल्स आज तक हुई और आज तक 98,700 डेटर्स से रिसीव हुए, अभी इतना रिसीवेबल है, ठीक है। और बैंक में जो पैसे उसने जमा करवाए आज तक वो टोटल इतने हैं, तो आज तक जितने जमा कराए थे
उसमें से 22,000 तो वो थे जो घर से लाया था, दराज में रखे, वो निकाल के बैंक में गए। बाकी फिर कौन से वाले होंगे? कस्टमर्स वाले ही होंगे, तो वो भी कस्टमर वाले पैसे लेकर चले गए। 106 ऑप्शन तो है कोई नहीं है, तो वो है MCQ नहीं है। 1066600, ठीक है जी। कहाँ है इसके सॉल्यूशंस? कौन सा MCQ है? 19। हाँ ठीक है, उन्होंने लेजर नहीं बनाया, बस मेहरबानी उनकी। नेक्स्ट पिक ले लें जी। ये देखें, स्टेप बाय स्टेप पिक लेनी है, समझ गए? स्टेप बाय स्टेप। कैश वो कह रहा है आज तक 120,700 जमा करवाया गया है, जिसमें 22,000 वो घर से लाया था, तो बाकी फिर कस्टमर्स वाला है। मुझे इस लेजर की जरूरत नहीं थी कैश वाले की, डबल एंट्री सिर्फ दिखाई है आपको, ठीक है। और क्लोजिंग अभी तक भी 97,100 ओड बाय कस्टमर्स है, तो फिर बैलेंसिंग क्या आ गया जी? 106। ये सेल्स है। ओपनिंग 0 इसलिए कि हमने ये डेटर का लेजर 1 साल का नहीं बनाया, ये डेटर का लेजर सिंस स्टार्ट ऑफ बिजनेस से लेके आज तक का। देखें 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 जी। हाँ 12700, ये 120। अच्छा तस्वीर के लिए मसला आ रहा है, चलें सॉरी जी। तो तस्वीर जिना नोट कर लेना सी, ये नहीं बनाना लेजर, इसे डबल एंट्री के लिए दिखाया आपको। ये लेजर सिर्फ डबल एंट्री के लिए दिखाया, ये बनाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये लेजर बना के काम हो जाना। क्लोजिंग इतना रिसीवेबल है 120,700 आज तक बैंक में जमा हुए, जिसमें 22,000 अगर घर से लाया था तो बाकी कस्टमर वाले हैं। ओपनिंग बिजनेस के स्टार्ट पे 0 होता है, तो बाकी आज तक बिजनेस जब से स्टार्ट हुआ तब से लेके आज तक की सेल्स है, ठीक है जी। नेक्स्ट। माजरत साथ मैंने लिखा नहीं है MCQ नंबर केड़ा है, फिर तो तस्वीर खराब होगी, दोबारा खींचनी। 20 21 बाकी सारे हो गए नहीं, देख लो फिर भी 24 तक 25 तक, चलो कहां तक सारे किए हैं? 27 कर लें, कभी भी नहीं। ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, एक लाइन छोड़कर मैंने कहा था कभी, जब एक बात की थी एक दफ़ा, लेस ड्राइंग्स होती हैं। अगर ओनर घर से मजीद कैपिटल ले आए तो उसकी एंट्री होगी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब ये क्या होता है? ये कैपिटल का लेजर एक तरह से बना होता है स्टेटमेंट फॉर्म में ना, तो कैपिटल क्रेडिट का मतलब ऐड, कैपिटल बढ़ना है क्या? नहीं, नेट प्रॉफिट तो करना है। आपका सवाल क्या था? नहीं, आपने क्लोजिंग कैपिटल से रिवर्स वर्किंग करनी है अगर आपको क्लोजिंग गिवन है तो। अब उसके बाद इस फिगर के अंदर क्लोजिंग कैपिटल से वापस जाएंगे तो हर प्लस होने वाली चीज माइनस होगी, माइनस होने वाली चीज प्लस हो जाएगी। ये कौन से MCQ में है? कर लेते हैं। 27 है। नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय क्लोजिंग कैप। अब नेट प्रॉफिट, अच्छा इसको रीअरेंज करना है ना, इसी को रीअरेंज करना है, ठीक है। अब क्लोजिंग कैपिटल ये इक्वल टू होता है, पता है ना, ये इक्वल टू है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल है बराबर है, हमने निकालना क्या है इस वक्त, ये इस तरह से लिखी हुई, तो नेट प्रॉफिट को उधर छोड़ दो, ठीक है। नेट प्रॉफिट वहीं रह गया, इज इक्वल टू। अब ओपनिंग कैपिटल प्लस में पड़ा है, इधर क्या होगा? माइनस। तो क्लोजिंग कैपिटल पहले से पड़ा था, इसमें से माइनस हुआ ओपनिंग कैपिटल, फिर इसमें से माइनस ही हुआ फ्रेश कैपिटल, यहां पे तो माइनस ही होना है, फिर इसमें से प्रॉफिट है तो वो तो यहीं पे पड़ा हुआ था, बाकी क्या बचा? ड्राइंग्स हैं तो वो प्लस हो जाएंगी, ठीक है जी। अब इक्वेशन कोई नहीं थी बीच में, तो आप लोगों ने क्यों कहा कि जी ये भी हो गया है? नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस फ्रेश कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स तो ठीक है, माइनस फ्रेश कैपिटल माइनस ओपनिंग होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स, ये भी यहीं से गलत हो गया जी बेटा। तो डी भी तो है ना, पहले देख लेने दो। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस फ्रेश कैपिटल, ये सही तो है? ओके, तो फिर नन ऑफ अबव है। नहीं तो सही तो है, पीछे क्या ऑप्शन है? उसको गलत है, कर दे सही। हमने इक्वेशन अपने हिसाब से बनाई और सही भी है, ठीक है।
कहीं पे आपको चैप्टर के अंदर ऐसा लिखा हुआ मिला भी था? जाहिर से जाके देख लेते हैं जी। यहाँ पे इक्वेशंस के जरिए हमने कहा था प्रॉफिट निकालते हैं। कौन सा है पेज? ये तो मार्कअप मार्जिन शुरू हो गया। कहाँ पे थी जी इक्वेशन से आपने निकाला था? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट थ्रू बैलेंस शीट अप्रोच। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स लेस ओपनिंग लेस न्यू इज इक्वल टू, तो यही सही इक्वेशन है, उन्होंने वहाँ पे नहीं लिखी हुई थी। ठीक है, इसको जाके ना ज़रा सोल्यूशन को सही कर लें। ये कौन सा सोल्यूशन था जी? 27। तो ये नहीं है जी, ये नहीं है जी। ठीक है, नन ऑफ अबव। चलें जी, वापसी करें जी, वापसी करें जी, इसका करेक्ट करें सोल्यूशन। ठीक है जी, ये ऐसे ही है ना जैसे अभी एमए की लड़ाई चल रही है, उनके साथ नहीं दे रहे एमसीक्यूज अभी तक, अब वो देंगे एंड पे भाग भाग के। अभी कह रहे हैं अपने कमेंट्स दे दो बस। हद हो गई यार, बच्चों को क्या दूं कमेंट्स? और फिर दे देंगे बस, उसके बाद बच्चे भी चले जाएंगे, फिर सीधा से किसी एमसीक्यू मसला होगा तो फिर ऐसा कोई मसला आ जाए तो साइड पे कर दिया करो। अच्छा जी 28 ओके, 29 30 बाकी सब ओके हैं। चलो 31 करा देता हूँ। अच्छा, इफ प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस 8 मिलियन है, लैंड का ओपनिंग बैलेंस 5 मिलियन है और क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 1 मिलियन है, तो ओपनिंग कैपिटल कितना है भाई? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट्स लेस ओपनिंग लायबिलिटीज। ठीक है, तो प्लांट का क्लोजिंग उसने दिया हुआ है, साइड पे कराओ फिलहाल। लैंड का ओपनिंग गिवन है, क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग गिवन है, तो प्लांट का क्लोजिंग है, इसका क्या करें? हो सकता है प्लांट स्टार्ट में हो ना, ये तो नहीं अज्यूम करना ना कि प्लांट डेप्रिशिएट होकर इतना बचा पड़ा होगा। तो मेरे ख्याल से तो 5 माइनस 1 4 मिलियन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट्स, तो ओपनिंग एसेट है ही एक बस, ठीक है, लेस ओपनिंग, तो नहीं है ना लैंड, वो प्लांट क्लोजिंग में है, लैंड था प्लांट बाद में लगाया होगा, माइनस सॉरी 5 माइनस 1। ठीक है, और जी अच्छा जी, अच्छा छेड़ते हैं मुझे यार जान के, देखो यार मैं करवा दूंगा कुछ। अच्छा यार, अब इसमें जो 2 टॉपिक्स ऐसे हैं, कैश फ्लो और सिंगल एंट्री, जिसमें कुछ भी पेंडिंग नहीं है, कुछ भी। अब आपने इन चैप्टर्स में सिर्फ वो करना है जो रिवीजन प्लान में सवाल होंगे या कोई 2-4 चीज़ें एडिशनल होंगी जैसे पढ़ने वाली। जैसे पूरे कैश फ्लो के अंदर मैंने 2 या 3 लर्निंग आउटकम्स आपको पढ़ने के लिए देने हैं, वो हर रिवीजन में पढ़ लेना, बस वही है यूजफुलनेस। कितने काम की चीज़ थी, एमसीक्यूज बन जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है 2-4 नंबर का आपसे वो पूछ लेता है यूजफुलनेस बता दो, तो एक बार 2 बार, हर बार रिवीजन में एक बार पढ़ना है बस, जहन में बैठा होता है, वहाँ पे 2-3 पॉइंट्स लिखे जाते हैं, कोई एमसीक्यू में आ जाता है। ऐसे ही सिंगल एंट्री के अंदर भी जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको वहीं से होमवर्क में दिए थे सवाल, बस वही हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपने करने होंगे। लेकिन सवाल सिर्फ वही करिएगा जो मैंने, सवाल आपने अब सारे कर लिए हैं, वही सवाल सारे दोबारा करने की बजाय मैं वो सवाल सेलेक्ट करूंगा आपके लिए, इसलिए तो रिवीजन प्लान क्लासेस खत्म करके दूंगा, बैठूंगा आराम से, देखूंगा तसल्ली से, हो सकता है टाइम मिल जाए बीच में पहले भी हो जाए, वरना क्लासेस के 2 दिन बाद आपको दूंगा। तो उसमें यही देखना होता है कि आप कैसे, कौन से ऐसे सवाल आपको दे दिए जाएं जिनमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएं, रेपिटेशन ज़्यादा ना हो। तो अगर आपने किए क्लासेस के अंदर 20 सवाल होंगे तो हो सकता है रिवीजन प्लान के अंदर वही 12, 13, 14 भी निकल आए बस। ठीक है, होमवर्क में आइडेंटिकल सवाल चल रहा होता है, तो मिलते जुलते सवाल जो हैं वो फिर रिमूव कर दिए जाते हैं ताकि टाइम बचे, और पर्चे भी तो आप दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा एनपीओ के चैप्टर मैंने सारी थ्योरी आपको पढ़ा दी थी, और जो क्वेश्चंस मैंने करवाने थे वो भी सारे करवा दिए थे। लेक्चर कल मिल गया था, ज़रा लेट हो गया माजरत, परसों असल में मैं कहीं गया हुआ था, तो वहाँ से वापस आया, तो जब मैंने संभाला कि भी वो लेक्चर, लैपटॉप हाथ में आया तो मैं लेक्चर बनाऊँ, तो यहाँ पे कोई था नहीं लेक्चर बनाने वाला, तो फिर संडे को बुलाकर उनको जो है वो बनवाया था। तो कितने बच्चों ने वो लेक्चर ले लिया था, एनपीओ का सवाल दिया था? वैसे कोई ज़रूरत थी लेक्चर लेने की?
बगैर उसके हो जाना चाहिए था। देखो ना टाइम ज़ाया कर दे, इसलिए मैं कहता था रहन दूँ, लेकिन नहीं। चलें, तो एनपीओ के सारे सवाल जो मैंने करवाने थे करवा दिए, सारी थ्योरी जितनी मैंने पढ़ानी थी पढ़ा दी थी, एमसीक्यूज रहते थे। अब ठीक है फ्रेमवर्क शुरू करना है मैंने, लेकिन ऐसे ज़रा ज़रा मेंटली बंदा रिलैक्स हो जाता है कि यार ये 3 चैप्टर साइड पे हो गए। फिर कल अब मैंने फाइनल अकाउंट्स की थोड़ी सी थ्योरी और उसके एमसीक्यूज रहते हैं, उनको साथ चलाना है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ज़रा फारिग करा देते हैं पहले, इस पे टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये ज़्यादा आसान थे, ठीक है। इनके अंदर एक दो नई चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिली होंगी, लेकिन वो नई चीज़ें बस एज इट इज़ याद करनी थी, ठीक है। यहाँ पे हम उलट चलते हैं क्योंकि यहाँ पे पास पेपर्स के एमसीक्यूज हैं, पास पेपर वाले ज़रा अच्छे लगते हैं हमें। A non-profit organization earns income on funds that are externally restricted to be held for endowment. How should such income be recorded under deferral method? क्या मतलब है जी इसका, कुछ समझ नहीं आई। A non-profit organization earns income, उन्होंने इनकम अर्न की है ऐसे फंड्स पर जो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड टू बी हेल्ड फॉर एंडोमेंट है। हाउ शुड सच इनकम बी रिकॉर्डेड अंडर डेफरल मेथड? वो कहता है रिकॉर्ड करो रेवेन्यू को इन करंट ईयर इमीडिएटली, डेफर करो और रिकॉर्ड करो ओवर द ईयर्स, नहीं। रिकॉर्ड डायरेक्ट इंक्रीज इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। अच्छा वैसे आप उसको इनकम्स में भी डाल सकते हो, एनीवेज वो डायरेक्ट इन नेट एसेट्स ही जा रहा होता है। कैसे जा रहा होता है जी? जब आप इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर इसको डालते हैं तो इनकम्स और एक्सपेंसेस का नेट भी तो कहाँ जाता है? स्टेटमेंट ऑफ। तो ये उसी साल के अंदर, लेकिन वो कह रहा है डायरेक्टली कर दो। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं, डायरेक्ट इंक्रीज इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज नेट एसेट्स ले लो, यानी एंडोमेंट फंड की इन्वेस्टमेंट इनकम को भी कहाँ ले जाओ? इन्वेस्टमेंट इनकम। देखो ना, इन्वेस्टमेंट इनकम आई है जो कि उस फंड पे है जो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड टू बी हेल्ड फॉर एंडोमेंट है। तो फिर उसके बारे में क्या कहा था? उसको डायरेक्ट कहाँ फेंक दिया करो? एंडोमेंट फंड के अंदर ही, ठीक है। हाउ शुड सच इनकम बी रिकॉर्डेड अंडर डेफरल मेथड? तो भाई वो जो रिस्ट्रिक्टेड है उसको तो जाकर एंडोमेंट में ही डालना है, ठीक है। दिखा दूं जाके ज़रा, दो तरह की इनकम थी। जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती थी वो फिर इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाते थे, जाती वो भी जनरल फंड में है, लेकिन डायरेक्टली कौन सी जाती थी जी? चेंजेस इन नेट एसेट्स में आज के दिन में मिल जाए। चैप्टर ही एटा छोटा हो गया। ये देखें जी, जो इन्वेस्टमेंट इनकम मैंने कहा था कि आपने जो रिस्ट्रिक्टेड है कि उसको आपने उसके साथ ही ऐड करना है, तो वो कहाँ पे आ रही होती है? एंडोमेंट फंड के अंदर डायरेक्टली क्रेडिट हो जाती है। कैश तो 150 का आया था, लेकिन इस 100 को कहाँ फेंक दिया था हमने? एंडोमेंट फंड के अंदर, ठीक है। अब जरा इसको दोबारा पढ़ते हैं। उलट चले हम। An NPO earns income on funds that are restricted to be held for endowment. तो फिर उस इनकम का क्या करेंगे? उसको डायरेक्ट इंक्रीज के तौर पे लेंगे, चेंज नहीं कि उसको उसी एंडोमेंट फंड में डाल देंगे डायरेक्टली, उसको पीएनएल में इनकम एक्सपेंडिचर में लेकर नहीं आएंगे, नहीं गए थे, ऐसे ही किया था। और यार सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, अच्छा ये ओके, ये बना दूं या ओके है? ये तो क्योंकि काम किया हुआ था ना आपने कई दफ़ा, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट था। ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है इसकी सब्सक्रिप्शन वाली। तो जो एग्जांपल्स कही नहीं थी ज़रा पढ़ लेना, उनको ज़रा ध्यान से कर लेना था, उम्मीद है कर लिया होगा, ठीक है। Which of the following is a self-balancing set of account that reports all unrestricted revenue and restricted contribution for which no corresponding restricted fund is present? क्या होता है जी? ये जनरल फंड है, कहते हैं जो अनरिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यूज को भी लेता है और ऐसे रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन का जिनके अगेंस्ट आप कोई रिस्ट्रिक्टेड फंड रहा नहीं, मतलब वो खत्म हो गया है, तो वो कहाँ चले जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके? जनरल फंड में। सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ अकाउंट, ये मैंने इसलिए कहा था एक बार पढ़ के फिर उसको काट के अपने टेबल पे जाना, वहीं पर तो ये जुमले इस तरह से लिखे हुए हैं एक बार जरा सामने आ जाती है बात। जी बिल्कुल हो गया था, पता है मुझे जी। मॉर्निंग फुटबॉल ये भी हो गया था। कितने बच्चे ये सारे एमसीक्यूज करके आए? ये ज़्यादा बच्चों ने किए हैं वैसे। चलें शाबाश, जीते रहे, पास भी आप ही होंगे इंशाल्लाह, देखिएगा। अच्छा ओके, फिर भी है, ओके फिर भी है। An NPO earned investment income that is externally restricted to be held for endowment.
हाउ शुड इट बी रिकॉर्डेड अंडर, यार ये तो सेम है, रिपीट हो गया. रिकॉर्ड एज रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, डेफर एंड रिकॉर्ड एज, ये तो रिपीट हो गया लगता है ना. रिकग्नाइज एज डायरेक्ट इंक्रीज, तो ये किसने कहा करा दें, शरत की, शरत की थी. सही से बताना, सही से. अच्छा, इसको काट ना दें जी, अगली बार के लिए इसको क्या कर दें, डिलीट कर दें. ठीक है, डिलीट क्यों कर रहे हैं जी, कर दें इसको सेम एज MCQ. ठीक है. 26 जी. ओके. An NPO received restricted contribution for repayment of debt. The related debt was taken neither to fund expenses of future nor to fund purchase of any capital asset. मतलब for immediate capital, कोई immediate support ही था. फिर कहता है एक लोन हमने लिया था ना तो फ्यूचर खर्चे पे करने के लिए ना ही कोई कैपिटल एसेट खरीदने के लिए, तो फिर इसका मतलब वो जनरल ऑपरेशंस के लिए था. ठीक है. तो ऐसे लोन की रीपेमेंट हो और वो कर दे कोई बंदा, तो जैसे ही वो रीपेमेंट होगी उसकी एंट्री हम करेंगे लोन पेएबल डेबिट इनकम क्रेडिट. तो देखते हैं ऑप्शन है या नहीं है. ये नहीं समझ आया था वैसे, तो फिर क्यों पूछा. रिकग्नाइज एज रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द, सही कह रहा है. ठीक है. आगे डेफर एंड रिकॉग्नाइज नहीं, रिकग्नाइज एज डायरेक्ट इंक्रीज नहीं, वो तो एंडोमेंट जाता है. रिकग्नाइज एज डिडक्शन फ्रॉम नहीं यार, करंट एसेट है ही नहीं, वो कैपिटल एसेट है ही नहीं कोई. ठीक है जी. 25 जी बेटा, 25 हाँ ना तो करी जाओ. 24 हाँ. 23 22 ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट with respect to restriction on contribution revenue of an, restriction may be externally imposed, restriction may be internally imposed, restriction may be explicit, restrictions may be implicit. क्या ये तो सारे ही सही हैं, है ना. अच्छा, restrictions, which of the following statement is correct with respect to restriction on, अच्छा incorrect, restriction may be externally imposed, सही कह रहा है, ये तो incorrect नहीं है. restrictions may be internally, अच्छा इंटरनल रिस्ट्रिक्शन होती है, मतलब वो हम क्या करते हैं, रिजर्व ही बना रहे होते हैं अपने. बहरहाल अगला पढ़ते हैं, शक में पड़ गया. रिस्ट्रिक्शन एक्सप्लिसिट भी हो सकती है और इम्प्लिसिट भी, लेकिन लव जहाँ पे हमने पढ़ा था ना इसको, अब मुझे याद आ रहा है वहाँ पे इसी तरह से पढ़ा था कि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो एक्सटर्नली ही इम्पोज्ड होती हैं. यानी कि अगर आप इस स्टैंडर्ड की बात सुने तो स्टैंडर्ड क्या कहता था, रिस्ट्रिक्शंस सिर्फ एक्सटर्नल ही हो सकती हैं. तो इंटरनल हमने अपने लिए ये सीखा होता कि इंटरनल है तो वो फंड कहलाएगा, विद इन फंड ही है, यानी उसको हम बाहर नहीं निकाल कर लाते थे. इसीलिए इसको जाके जरा पढ़ लेते हैं एक बार, कोई हर्ज नहीं है, जहां पे हमने इसको पढ़ा था. ये क्या ओपन हो गया, वो किधर चले गए हैं. अच्छा मैं भी कहूं, अभी तो फंड्स चल रहे हैं, इनकम्स आएंगे अभी यहाँ पे. ये देखो, आ रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन है कॉन्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू एक्सटर्नली इम्पोज स्टेपुलेशन दैट स्पेसिफाई पर्पस. ठीक है जी, तो सही है. तो रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या है जी, रिस्ट्रिक्शन एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, इम्प्लिसिट भी, ऑन कंट्रीब्यूशन मे ओनली बी एक्सटर्नली इम्पोज्ड. ठीक है. फिर कहता है हाउएवर सब्सीक्वेंटली इंटरनल रिस्ट्रिक्शन मे बी इम्पोज्ड इन अ फॉर्मल मैनर बाय ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ और डायरेक्टर्स ट्रस्टी, यानी वो फिर उसको कहीं और भी लेकर जा सकते हैं, जनरल फंड वाले को अलग कर दो. ठीक है. तो वैसे फजूल ही है MCQ, लेकिन बहरहाल यही लग रहा है कि इंटरनली इम्पोज नहीं की जा सकती, यानी रिस्ट्रिक्शन तो एक्सटर्नली होती है, फिर बाद में उसकी विद इन फंड्स हम मूवमेंट कर लिया करते. 21 हो गया था, 20 19 20. अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ NPO, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन NPO यूज फॉलोइंग, ये तो
फ्रेमवर्क वाला है तो फ्रेमवर्क होगा तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं है टिक, वैसे टिक ही है। मनी टर्म्स वाला फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब ये है क्या, तीन जिनमें से एक इधर यूज होता है। वो कैसे पता लगा, वो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ था जहां पे मैंने पेंडिंग कराया था ना, वहां पे सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। होपफुली आज पढ़ लेंगे वो, ठीक है। जब वो पढ़ लेंगे तो 3 कॉन्सेप्ट्स आपको पता होगा, एक है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, एक है फाइनेंशियल रियल टर्म्स वाला, एक है फाइनेंशियल मनी टर्म्स वाला। तो यहाँ पे कौन सा वाला यूज हो रहा है जी, फाइनेंशियल मनी टर्म्स वाला। ये किसने कहा यूज करो यहाँ पे, ये इसी स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस स्टैंडर्ड ने कहा है इन 3 में से ये वाला यूज करना, और नॉर्मली भी हम यही वाला यूज कर रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो इसको मैंने ओके पहले ही कर दिया है, पढ़ोगे तो समझ भी आ जाएगी। जी 18 17 16 माशाल्लाह 15 14 जान के मैंने 14 करना है, जान के मैं ना फ्रेमवर्क कह रहे साथ वाले को, जान के फ्रेमवर्क लमका रहे हैं, बहाने ना सारा कुछ करा लिया सु, है ना, क्योंकि ये काम तो फिर बस आप पे पड़ जाना था ना जी, ठीक है। देखो ना कितना फायदा हो गया, वो मैंने सिंगल एंट्री के सॉल्यूशंस तो फिर मैंने नहीं देखने थे इस तरह से, तो आपने देखे तो निकल आए, एक सही किया और एक क्वेश्चन ही गलत था, आधा तितर आधा बटेर जी, ये सारे हो गए हैं, चलें जी ठीक है ओके। अब 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि भाईजान मुड़ के इधर फिलहाल नहीं आना, जब तक के सर ये ना कह दें जाओ अब कल से तुम्हारी छुट्टियां, तब तक अब इन पे हम नहीं आएंगे, क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स जो भी हमने ख़त्म किए, कौन कौन से हैं जी, कैश फ्लो में थोड़ी सी एक माजरत के साथ है वो काम, सवाल हमने करना है रिसेंट टाइम वाला, वो हमारी मजबूरी है, रिसेंट टाइम हमने सारी करनी है। हाँ, रिसेंट टाइम में एक फ़ायदा ये होगा हमें कि एक हमारा रेशोज़ का सवाल है वो हम नहीं कर रहे होंगे, दूसरा हमारा EPS तो आया ही नहीं था, कोई MCQ हुआ तो वो हम नहीं करेंगे, और करेक्शन ऑफ एरर का एक सवाल 6-8 नंबर का आया करता था हर दफ़ा, वो अब नहीं आएगा, तो उसकी जगह फिर क्या आएगा, IS 41 ने आ जाना मुझे तो लग रहा है जी, वो भी तो नया है। चलें अच्छा जी, हाँ किस चैप्टर का, 865 थेरी है, अच्छा जी 865 इतों असीं स्पीड मारी होनी है ना, ता ही इंज होया जी बेटा। हाँ क्योंकि कॉस्ट पड़ी कोई नहीं थी, मैंने ये कहा था कॉस्ट की ही नहीं है, हमें इन काइंड मिला है, तो इन काइंड नहीं तो फिर इन काइंड की एंट्री क्या होती है बेटा, जो कुछ चीज़ हमें इन काइंड मिलती है ना, वो यहाँ पर लिखा हुआ था कि उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो इसकी तो एंट्री हो गई इन्वेंट्री डेबिट और मतलब इनकम बना लो, ठीक है, या जो भी बनाना बना लो, लेकिन इन्वेंट्री को किस पे डेबिट करोगे आप, फेयर वैल्यू पे, जो कितनी है, तो असल में इसकी कॉस्ट फिर ये बन गई थी ना, तो फिर इसमें से तो लोअर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही बनती है, असल मसला ये था, ठीक है ना। ओवरऑल यहाँ पे स्पीड मारी हुई थी, आप लोगों की हालत ख़राब थी, इसलिए ये बात इस तरह से तफसील हो जाती तो मसला ना रहता, क्योंकि अगर कोई चीज़ इन काइंड मिलती है, जो उसने यहाँ पे बोला हुआ था, अगर कोई मटेरियल इन काइंड रिसीव करते हैं तो उसको किस पे रिकॉर्ड करना है, फेयर वैल्यू एट डेट ऑफ रिसीट, ठीक है। तो फेयर वैल्यू उसकी गिवन है 28,000, इस पे हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब इसकी कैरिंग अमाउंट, जिसको कॉस्ट भी कह सकते हैं, कितनी है, 28, हमने रखना है उसको लोअर ऑफ 28 या 26, तो इसलिए हमने 26 लिया, ठीक है। इस वजह से नहीं लिया था कि यहाँ पर कॉस्ट 0 है, कॉस्ट पड़ी नहीं, लेकिन कॉस्ट तो नहीं पड़ी, पर अब वो जब इन काइंड आया तो उसकी फेयर वैल्यू पर उसकी रिकॉर्डिंग होगी, तब वो 28 पे पड़ा है, तो उस पर 28 से तो फिर लोअर है ना जी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इस वजह से उसको राइट डाउन करके रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे ले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये हुआ था, और जी सही है। अब मेरे ख्याल में ना फ्रेमवर्क शुरू करना चाहिए, उसकी वजह यह है कि अगर मैंने फिर कैश फ्लो का सवाल ओपन कर लिया तो आप मज़े ले लेके वो तो कर ही लेंगे, लेकिन 3 चैप्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब बिल्कुल कंप्लीट हैं। स्टिल आप जब तक नहीं जा रहे घर, तो आपको इन चैप्टर्स में से किसी सवाल में कोई मसला होता है जो हमने किया या होमवर्क में था और उसके एडजस्टमेंट में किसी मसला है, उस सवाल में, किसी MCQ में, किसी अंग्रेज़ी के अंदर कोई मसला अगर हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब रह गए इस वॉल्यूम के अंदर
3 टॉपिक्स कौन कौन से जी? एक है IAS 8 और एक है फाइनल अकाउंट्स और एक फ्रेमवर्क, ठीक है, जो आज शुरू कर रहे हैं। अब IAS 8 भी पूरा है, तसल्ली के लिए उसकी थ्योरी है, 2 सवाल हैं और MCQs हैं, उसके इंपॉर्टेंट MCQs भी, लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा है कि सवाल बड़ा उसने दे देना है, MCQs भी उसी में ही तैयार होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा टाइम हमारा लगना है। फाइनल अकाउंट्स की सिर्फ थ्योरी रहती है, तो थोड़ा सा आज उधर से होमवर्क ले लें, ठीक है जी, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा ही होगा, ताकि पता लगे कि जो हमने पढ़ा उसमें से क्या क्या चीज़ अभी तक रह गई है। ऑफसेटिंग का एक कॉन्सेप्ट मैंने बहरहाल अभी आपको देना है, वो ज़रा रहता है। बाकी ये जो अंग्रेजियाँ लिखी पड़ी हैं, इनके अंदर एक दफ़ा तसल्ली तो हो जाए कि क्या लिखा हुआ है। कहता है आइटम्स रिक्वायरिंग अटेंशन ट्रायल के अंदर, देखो ज़रा क्या लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको ये पता है, ज़रा चेक करिएगा। ये तो पेज आपने रीड ऑनली करना है ना लाजमी एक दफ़ा, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिर मैं कल इसको खुद पढ़ाऊँगा, ठीक है। पेज लिखना शुरू कर दें, पेज 627 रीड ऑनली, अगला भी रीड ऑनली है, लेकिन मतलब बताना चाह रहा हूँ कि आपने क्या रीड करना है। फाइनल अकाउंट तैयार है ना, तो क्या रीड करना है चेक करो। आइटम्स रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन इन ट्रायल, पेज नंबर 628 पे। अब जब आप इसको रीड कर रहे होगे तो आपको यार ये तो सब हमें पता है। जैसे रिटेन अर्निंग के बारे में, इफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस it mean these are not yet transferred to transfer retained earning, therefore trial represent opening balance of retained earning. However, if you do not find sales and expenses, it means that these are transferred retained earning and balance is now closing. क्या ये बात आपको नहीं पता? तो सिर्फ एक बार तसल्ली करनी है भाई, इन पर्चों में क्या लिखा हुआ है, वही जो आपको सिखाता रहा था। फिर दोबारा से नहीं, दोबारा से तो मैं कुछ मुझे इस काबिल करें कि मैं लर्निंग आउटकम्स 2 से 3 दूँ सिर्फ चैप्टर में, भाई इस काबिल छोड़ना है मुझे आपने, क्योंकि बाकी तो एक बार पढ़ने के लिए होते हैं, वो अभी कभी पढ़ लें। अभी भी 2-3-4 दिन हैं, ये जितने भी हैं आखिर वाले दिन हैं, इनमें बस आपने अपना बोझ हल्का करना है। आखिरी महीने का रिवीजन चालू है इस वक्त, ये पहली रिवीजन हो रही है हमारी, पहली रिवीजन मेरी तरफ से, ठीक है, बोनस में। फिर दूसरी रिवीजन आपने मॉक से पहले करनी है, फिर तीसरी रिवीजन आपने मॉक के बाद करनी है, और चौथी रिवीजन पेपर से पहले 3 को दिन पहले बस कर देंगे ना, क्योंकि नेचुरली जब पेपर किसी भी पेपर से 3 दिन, ये तो अब FAR पहला पेपर हो गया ना, पहले ये सबसे आखिर में था। ये भी बड़ा नुकसान होता था बच्चे को, सट्टा खा 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 के वहाँ तक पहुँचता था, वहाँ पल्ले कुछ बचता नहीं था। चलो शुक्र है मेरा पर्चा स्टार्ट में आ गया है जी। तो खैर कहने का मकसद ये है कि वो जो जब पेपर कोई भी होता था ना, मैं पहले भी ये कहता था कि जब रह जाए ना 2 से 3 दिन, तो फिर जो पेपर सामने है ना पहला, फिर उसी को तैयार करना है, क्योंकि और कोई चीज़ समझ आती नहीं है फिर करने बैठ भी जाओ तो इसकी इंशाल्लाह आपकी 4 रिवीजन होनी है। एक मेरी तरफ से हो रही है, अब शुरू है, ये चल रही है ना, इसमें मैंने आपको NPO रिवाइज कराया, अभी मैंने आपको अभी सिंगल एंट्री रिवाइज करा दिया है, मैं अभी आपको इंशाल्लाह कैश फ्लो और फाइनल अकाउंट्स और ये सारे रिवाइज करा रहा हूँ। एक रिवीजन मेरी तरफ से है विद रिसेंट अटैम्प्ट, फिर जाते साथ घर में आपने एक रिवीजन मॉक से पहले करनी है, ठीक है, मॉक सीरियसली देना है, उसके बाद मॉक देते ही फिर दूसरी रिवीजन करनी है। अब इसको मैनेज कैसे करना है भाई, 2-3 पेपर वाले ज़्यादातर बच्चे होते हैं, 3 पेपर वाले बच्चे रोज़ाना तीनों पेपर कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा एक एक करके करता है तो जाहिर सी बात है, मैं तो नहीं कर सकता था, लेकिन हर बच्चे की अपनी तबीयत होती है, तो वो फिर 3-4 दिन एक को देगा, फिर 3-4 दिन दूसरे को, फिर 3-4 दिन तीसरे को, ऐसे करके पढ़ रहा होगा, ठीक है ना, सही है। तो मॉक के दरमियान भी तैयारी तो चल रही होगी ना, वो भी एक रिवीजन हो, एक पेपर दे के अब फारिग हुआ FAR, अब उसको साइड पे कर दिया, अब अगला टैक्स का पर्चा है, अब उसकी रिवीजन भी चल रही है, तो वो उसकी भी रिवीजन हो रही होगी, ठीक है ना, सही है, करोगे ना इंशाल्लाह कोशिश। बहरहाल वैसे तो एक मॉक से पहले रिवीजन है, एक मॉक के बाद, ये तफसीली रिवीजन्स एक मैं करा रहा हूँ और एक आपने पेपर से पहले 2-3 दिन में जो तसल्ली के लिए करनी होती है, तो इंशाल्लाह पर्चा कहाँ जाएगा। स्टॉक के बारे में, एसेट, बुक वैल्यू, अकोमोडेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो ये आपने पढ़ना है, सफ़ा देखना है, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लिख दी गई जो मुझसे रह गई हो, मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। उससे अगला सफ़ा जी रीवैल्यूएशन, इसको आप यार एक दफ़ा पढ़ लेने में हर्ज नहीं है, मेरी तसल्ली हो जाएगी, आपको खुशी होगी कि यार अच्छा हाँ रीवैल्यूएशन हमें आती है। वो ये सारी एंट्रीज भी हमने नहीं की थी, हमने तो ये एंट्रीज करके सीखा था, और फिर फाइनल अकाउंट करते तो हमने कहा था ये हमारी वर्किंग हो और हम हो, बस क्लोजिंग यहाँ पे जाएगा, ये PNL में जाएगा, ये OCI में जाएगा, अब अल्लाह खैर, ठीक है। लेकिन एक बार पढ़ने में हर्ज नहीं है। शेयर कैपिटल ऑथराइज क्या होता है बताया था, मैक्सिमम अमाउंट जो सिर्फ क्या करनी होती है, डिस्क्लोज,
फिर इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल होता है, एंट्रीज ऑफ कैपिटल, सुभान अल्लाह। अब ये आपको बताया जा रहा है। वाई शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, पढ़ना ना, पढ़ना, अपने नॉलेज में इजाफा होगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एंट्रीज भी आती हैं। डिविडेंड क्या होता है, अभी चेन इक्विटी वाली बातें सारी दोबारा यहाँ पे आई हैं। डिविडेंड की टाइप्स हैं, डिविडेंड की डिस्कशन है, क्यों नहीं पढ़ेंगे हम? सर हम इसको जरूर पढ़ेंगे एक दफा, ताकि हमें तसल्ली हो कि ये चैप्टर ये पढ़ा है साइड पे, तो 4 चैप्टर साइड पे लग जाए। फिर तो आप जरा मेरे साथ साथ चल रहे हैं। फ्रेमवर्क का होमवर्क कोई नहीं होगा ना आज, फ्रेमवर्क तो मैंने खुद पढ़ाना है, आपको जितना पढ़ा दिया, ठीक है। तो आज IAS 1 की बारी है, इसकी तसल्ली करके इसको तय करके रखें, ताकि IAS 8 पे जाएं, फिर उसकी तसल्ली करके रखें, फिर वॉल्यूम 1 पे जाएं। एक बार मुझे ये करा लेने दो, मेरी तसल्ली होगी इंशाल्लाह। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपके उसमें भी डालूंगा रिवीजन प्लान के अंदर, ये वाला रनिंग ऑब्जेक्टिव तो लाजमी। लेकिन ये आपको पता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आपको पता ना हो, ठीक है, क्योंकि यही आपको तैयार कराया था। मुझे बताओ, बैड एंड डाउटफुल डेट, बैड डेट एक्सपेंस सेलिंग है, एडमिन है, या कॉस्ट ऑफ सेल है? सेलिंग है। सेलिंग को डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, बैड एक्सपेंस, ठीक है। मुझे बताओ, ऑडिटर की रेम्यूनरेशन अगर सवाल में आ जाए, कहाँ जाएगी? एडमिन एक्सपेंस, ऑडिटर रेम्यूनरेशन। तो ये आपको पहले ही पता है, एक बार पढ़ लेना। ये वो लिस्ट होती है, ये मुख्तलिफ सवालों से उठाकर यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं जो पास पेपर्स में आज तक कभी ना कभी आते रहे, जो कंफ्यूज कर सकती हैं आपको। क्योंकि अब आपने एक्सपेंस लेस करके सारे जान के एक्सपेंसेस फेस पे नहीं लिखने होते, आपने या तो सेलिंग, एडमिन, या ये कॉस्ट ऑफ सेल में खर्चों को डालना है, बाय फंक्शन अगर कर रहे हैं तो। और अगर बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस कर रहे हैं तो फिर आपको पता ही है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, स्टाफ सैलरीज, और उसके बाद हाँ चेंज इन इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और बाकी सारे खर्चे अदर में। वो तो आसान था, याद है कि भूल गए हो? भूल गए हो? रिवाइज इसीलिए करना है, ठीक है ना, पर्चे से पहले। ये ना हो यही क्लासों वाला पढ़ा हुआ लेके चले जाओ, 3 बार रिवीजन करनी है तुम लोगों ने, मेरे अलावा बता रहा हूं मैं। ओफ अल्लाह, ये अब थोड़ा सा हैवी काम है पढ़ने वाला, ठीक है ना। तो ऊपर वाले तो आपने एंजॉय करते करते यहां तक आ जाना है, ठीक है। अब यहां से काम शुरू होता है जी। बिल्कुल पढ़ा रहा हूँगा मैं, जाहिर सी बात है, लेकिन मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं जो इंट्रो में भी आप लोग शुरू के अंदर पढ़ते होते हैं, असल में वहीं पढ़ाए जा रहे होते हैं, ठीक है। 633, 634 मैं बड़े इंपॉर्टेंट, इसमें 2-4 कॉन्सेप्ट हैं जो मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑफ सेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी पढ़ाने लगा हूं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर क्या है, अब ये क्या करें इसका भाई, क्या करें? करंट नॉन करंट की डिस्टिंक्शन करनी होती है हमने, कुछ वही एग्जांपल्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, भाई कुछ नहीं हो सकता, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा खुद, इंपॉर्टेंट। फिर वही शेयर कैपिटल कैसे प्रेजेंट करना है, क्या बातें, ये असल में IAS 1 के आपने उठा के यहाँ पे डाला है। ये देखो, एक्सपेंस को कैसे कैसे, वो P&L को कैसे कैसे बना सकते हो। तो यह एक बार रीड करना इसलिए बहुत से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ना हो यहाँ से MCQ 1-2 नंबर के बन जाएं, वरना तो आगे फॉर्मेट है, फॉर्मेट मैंने डाला था किताब के अंदर, ठीक है, नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से FAR 2 के अंदर जैसे होता था, बस उसमें से नोट्स निकल गए। बैलेंस शीट है, P&L है, चेन इन इक्विटी है, कैश फ्लो के अलग फॉर्मेट्स उसके चैप्टर में पढ़े हैं, और फिर नोट्स हैं। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन आपके साथ मैं करूँगा जब मैं यहाँ पे पहुँचूँगा। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने ये यहां तक सिर्फ रीड करना है। तो पहला सफा कौन सा था जी? 600। मैं फ्रेमवर्क के साथ लिख लूं ताकि वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए, आप मुकर ना सकें। लेक्चर नंबर 104 का होमवर्क है। कितने पेजेस हैं जी? IAS 1 फाइनल अकाउंट्स को कहते हैं प्यार से जी। 620 से लेकर, अच्छा अब इसमें जो पहले वाले पेजेस हैं ना, 640, जो पहले वाले पेजेस हैं ना जी, वो सिर्फ आपने शुगल के लिए एक बार पढ़ लेने, तसल्ली हो जाएगी।
कोई ऐसी बात उसमें मिलनी नहीं है इंशाल्लाह आपको, ठीक है। लेकिन इसके MCQs का मसला है ना, अब वो तो सारे करने पड़ेंगे ना। अब आज का ही दिन है बस, और कोई होमवर्क नहीं है आज, ठीक है जी। और फाइनल अकाउंट्स, चलिए आप 2 पॉइंट्स उसके अंदर मैं करा दूं, फिर फ्रेमवर्क शुरू करते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क तरसार आया आपको, है ना, जिसके लिए आए थे, आए मैं कामयाब हो गया, हाय हाय। वैसे तो गोइंग कंसर्न भी पढ़ाना पड़ेगा कल, लेकिन वो आप पढ़ेंगे तो उसके बाद ही मुझसे पूछेंगे ना। अच्छा जी सुने, ऑफसेटिंग किसे कहते हैं? ऑफसेटिंग किसे कहते हैं? मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूं। हमारे पास, हमने बैलेंस शीट बनानी होती है, ठीक है जी। हमारे पास एक बैंक अकाउंट, एक हमारे पास 2 बैंक अकाउंट हैं। तो एक बैंक अकाउंट हमारा जो है उसका नॉर्मल बैलेंस आ रहा है 15 रुपये, और एक हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर पड़ा है और उसका बैलेंस आ रहा है जी 9 रुपये, ठीक है। अब ये मेरे दोस्त ने क्या किया, इसने कहा यार बैंक ही है ना, 15 माइनस 9 करके यहाँ पर क्या शो कर दें 6, और यहाँ से इसको गायब कर दें। क्या इस ऑफसेटिंग की इजाज़त है? इस ऑफसेटिंग की इजाज़त नहीं है। अच्छा, फिर किसी ऑफसेटिंग की इजाज़त है? हाँ भाई बिल्कुल है, वो एग्जांपल्स ही आपको बताने लगा, ठीक है। वो एग्जांपल्स क्या हैं? कैटेगरी, पहली बात ऑफसेटिंग, एसेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट नॉट बी ऑफसेट। पहली बात क्या है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट नॉट बी ऑफसेट एक्सेप्ट व्हेन ऑफसेटिंग इज रिक्वायर्ड बाय अनदर स्टैंडर्ड। अब आपके सिलेबस के अंदर कौन सी ऐसी एग्जांपल है, कोई बता दे अगर मुझे तो। रिक्वायर्ड तो नहीं, एक जगह पे परमिटेड जरूर है, परमिटेड है, नॉर्मली परमिट होती है। कैसे? अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है और वो ग्रांट रिलेट करती है एसेट से, तो ग्रांट इज अ लायबिलिटी। बोलो, एसेट रिलेटेड ग्रांट इज अ डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी एंड पीपी इज एसेट। तो आपने क्या कहा था, एक ऑप्शन है कि एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या कर लो, नेट। अब ये ऑफसेटिंग अलाउ की है स्टैंडर्ड में, ठीक है। ऐसे ही मिसाल के तौर पे आगे चलते हैं, पहले जरा 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे फिर, ठीक है। व्हेन ऑफसेटिंग इज रिक्वायर्ड बाय अनदर स्टैंडर्ड। अच्छा, उसके बाद कहता है आइटम्स ऑफ इनकम एक्सपेंसेस मस्ट नॉट बी ऑफसेट। इनकम एक्सपेंस को भी ऑफसेट नहीं करना, एक्सेप्ट, इसको ऑफसेट करना है व्हेन एंड ओनली व्हेन, मस्ट बी ऑफसेट ओनली व्हेन IFRS requires or permits it। अगेन ग्रांट का भी एग्जांपल दूसरी तरफ भी आ गया, इनकम रिलेटेड ग्रांट है तो आपको अलाउड है, चाहो तो इनकम अलग एक्सपेंस अलग रखो, चाहो तो इनको क्या कर लो, नेट। एक और मिसाल भी देता हूं आपको। आपने एक चीज सीखी थी, अगर आपने एक एसेट बेचा है, बुक वैल्यू उसकी 70 रुपये अगर थी, आपने उसको बेचा है 100 रुपये का, तो आपने क्या किया था जी, 30 रुपये का गेन अदर इनकम में बुक किया था, ठीक है। कहने वाले यूं भी कह सकते थे कि आप इनकम में 100 ले जाओ, इनकम में 100 ले जाओ और एक्सपेंस में 70 ले जाओ। तो यहां पर स्टैंडर्ड कहते हैं बेहतर ज्यादा नजर आती है ट्रांजैक्शन ऐसे कि आप इन दोनों को क्या कर लो, क्योंकि असल में तो बचपन में यही आपके ज़हन में पहली बात आई थी, एसिड बिका है तो हमने 100 रुपया कमा लिया, फिर हमारा खर्च क्या हुआ, जो उसकी बुक वैल्यू थी, ठीक है, तो फिर नेट किया था। तो ये कुछ ऑफसेटिंग है भी, एसेट्स लायबिलिटीज को ऑफसेट नहीं करना। नीचे एग्जांपल्स हैं, इनकम एक्सपेंसेस को ऑफसेट नहीं करना अनलेस के कोई स्टैंडर्ड रिक्वायर करे या परमिट कर दे आपको। मसलन फॉर एग्जांपल ऑफसेटिंग इज ओनली अलाउड इफ परमिटेड। दो चीजें हैं, इफ, बात यानी यहीं से शुरू हो रही है। पहली बात तो क्या, एसेट लायबिलिटीज को, यानी मैं अगर यूं कर लूं ना तो ज्यादा बेहतर है। क्या? एसेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट नॉट बी ऑफसेट, इनकम एक्सपेंसेस मस्ट नॉट बी ऑफसेट, बल्कि ऑफसेटिंग इज ओनली, यहां पे मैं यहां पे भी नॉट डाल रहा हूं, ठीक है, नॉट।
आगे हम यूं पढ़ेंगे, ऑफसेटिंग इज ओनली अलाउड इफ ऑफसेटिंग इज ओनली अलाउड इफ परमिटेड और रिक्वायर्ड। कहीं पे स्टैंडर्ड जबरदस्ती कह सकता है और कहीं पे वो कहेगा आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली, और उसका फायदा क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन रिफ्लेक्टिंग सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन और इवेंट। ज्यादा बेहतर सब्सटेंस नजर नहीं आ रहा था, हमने फिक्स एसेट बेचा, 3 रुपए का गेन आ गया, वरना क्या कर रहे थे, अदर इनकम में 100 नजर आ रहा है और एक्सपेंसेस में, अदर एक्सपेंसेस में हमने 70 की कॉस्ट शो कर दी है। तो सब्सटेंस ज्यादा बेहतर कहां पे समझ आ रहा है ट्रांजैक्शन का, जब हमने इन दोनों को नेट किया और नेट में गेन है तो अदर इनकम में, लॉस है तो अदर एक्सपेंस में शो कर दिया, ठीक है। तो ऑफसेटिंग इज ओनली अलाउड इफ परमिटेड और रिक्वायर्ड बाय एन IFRS, परमिट हो या रिक्वायर्ड हो, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन रिफ्लेक्टिंग सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन और इवेंट। मसलन ऑफसेटिंग ऑफ इनकम एक्सपेंस दैट इज रिक्वायर्ड, एग्जांपल बता रहा है कब रिक्वायर्ड है बाय स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे कहता है कि IFRS 15 रिक्वायर्स रेवेन्यू टू बी रिफ्लेक्टेड नेट ऑफ डिस्काउंट और रिबेट। ये स्टैंडर्ड जरूर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट चूंकि आपने पढ़ा हुआ था इसलिए मैंने फिर इस एग्जांपल को यहाँ पे डाला, ठीक है। आपको डिस्काउंट लेस करना होता है सेल में से, ऐसे ही है। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट हो चाहे अब तो सेटलमेंट डिस्काउंट हो, दोनों ही कहाँ से नेट होते हैं। अब ये IFRS 15 ऑप्शन नहीं देता कि सेल्स को ग्रॉस शो कर लो और सेलिंग एक्सपेंस में आप डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस ले लो, या दिल करे तो नेट कर दो। नहीं, वो कहता दिल नहीं करे, सीधी बात है, क्या करोगे, लाजमी है कि सेल्स को नेट ऑफ डिस्काउंट या रिबेट प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब ये क्या है, ऑफसेटिंग ऑफ इनकम एक्सपेंस दैट इज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड, दैट इज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड। और ऑफसेटिंग रिक्वायर्ड तो नहीं है बट इट इज परमिटेड। ये कब है जी, ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, क्या, डिडक्टिंग कैरिंग वैल्यू ऑफ PPE फ्रॉम इट्स सेल प्रोसीड्स ऑन डिस्पोजल। आगे यूं लिख सकता हूं, इनको क्या कर दिया, डिडक्ट कर लिया, यानी नेट कर लिया हमने कैरिंग अमाउंट को। जो मैंने मिसाल बोली थी 70 रुपया हमारी क्या है जी, कैरिंग वैल्यू, और सेल प्रोसीड्स क्या है, 100 है। जब इनको नेट किया आपस में तो क्या कर लिया, रिकॉर्डिंग नेट अमाउंट एज इनकम और एज इनकम इन अदर इनकम और एक्सपेंस इन अदर एक्सपेंस। बात समझ आ गई। तो अब ये क्या है, ये रिक्वायर्ड नहीं है पर ये परमिटेड है। अब ये परमिशन है तो इससे फायदा क्या होगा, सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन समझ आता है, ज्यादा बेहतर है ये। तो 2 एग्जांपल्स आई, ठीक है। ऑफसेटिंग ऑफ इनकम इज रिक्वायर्ड, IFRS 15 कहता है नेट सेल बुक करो डिस्काउंट से माइनस करके। ऑफसेटिंग ऑफ इनकम एक्सपेंस इज परमिटेड, कब जी, जब मिसाल के तौर पे आपने इनकम, अदर इनकम निकाली थी, गेन और डिस्पोजल निकाला था, तो क्या किया था, कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE को उसकी सेल प्रोसीड में से माइनस करके नेट करके शो किया था आपने गेन लॉस, ऐसे ही निकलता है ना शॉर्ट में। ऑफसेटिंग ऑफ इनकम एक्सपेंसेस दैट इज नॉट अलाउड। We cannot offset cost of sale from sale to show gross profit directly on the face of P&L। इसकी इजाजत नहीं है कि आप सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल करके ब्रैकेट में या नोट्स में फेस पे GP शो कर दें, फिर GP भी रहने देते हैं, फिर तो सारा कुछ ही नोट में कर लेते हैं, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल लेस सेलिंग लेस एडमिन लेस पैट ही शो कर देते हैं फेस पे। तो इसकी इजाजत नहीं है। ये कम से कम आइटम्स हैं जो फेस पे शो करने लाजमी थे, जो मैंने आपको जिस तरह से फॉर्मेट बनवाया हुआ, ठीक है। Offsetting of assets and liabilities that is allowed. Grant related to asset may be presented either separately or may be deducted from. Offsetting of asset liability that is not allowed. Income tax payable to FBR and sales tax refundable from FBR cannot be offset as tax legislation does not allow payment of these on the net basis and presentation on net basis would not reflect the। कहता है अगर आपने कोई इनकम टैक्स पे करना है और दूसरी तरफ आपका कोई सेल्स टैक्स रिफंडेबल आ रहा है तो इनको नेट करके शो करने की इजाज़त नहीं है। तो इसीलिए मैंने तो आपको वैसे ही कह दिया था, जब ऑप्शन की बात है ना तो इसकी इजाज़त नहीं है। तो शायद किसी की इजाज़त होती भी हो, इनकम टैक्स वालों का कोई एडवांस टैक्स और दूसरा नेट हो सकता हो। इनकम टैक्स को ही टैक्स पेबल भी होता है, इनकम टैक्स का ही एडवांस टैक्स भी हो सकता है, तो वो शायद नेट हो जाता हो। पर मैंने जान छुड़ा ली थी आपकी, मैंने कहा था इनको आपने अलग ही रखना है। अगर आपका कोई टैक्स रिसीवेबल है, एडवांस है, कुछ भी है, उसको करंट एसेट में अलग शो किया करो, और टैक्स पेएबल है तो उसको करंट लायबिलिटी में। वैसे
किसी हद तक कहीं पे ज़्यादा मिल भी सकती है, लेकिन कहीं ना मिलती हो वहाँ ना गलती कर दो, इसलिए मैंने इनको क्या करा दिया था, अलग ही करा दिया था कि इनकम टैक्स पेएबल और सेल्स टैक्स रिफंडेबल ये नहीं ऑफसेट हो सकते। तो मैंने कहा था यार इनकम टैक्स पेएबल को भी अलग रखा करो और एडवांस टैक्स को भी जो है वो सेल्स टैक्स रिसीवेबल है तो उसको अलग रखा करो। हमने वैसे वहाँ पे शायद गुंजाइश बनती है, क्योंकि इनकम टैक्स भी पेएबल एफबीआर को है और एडवांस टैक्स भी एफबीआर को दिया हुआ, तो वो एडजस्ट क्योंकि हो सकता है, तो वहाँ पर फिर इजाज़त है आपको। लेकिन ये वाला मामले की इजाज़त नहीं होती। टैक्स आपने पढ़ा है, मैंने तो नहीं पढ़ा हुआ ना, मैं तो बहुत पुराना पढ़ा था। टैक्स तो आपने पढ़ा हुआ है, सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट इनकम टैक्स के अगेंस्ट तो नहीं ना हो सकती, ठीक है, सही है ना। तो इसलिए इनको ऑफसेट करने की इजाज़त नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये हमने पढ़ा। वैसे ये फ्रीक्वेंसी पढ़िएगा, फिर मैं आपके साथ डिस्कस भी कर लूँगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कही थी आपको पढ़ानी है, वो पता नहीं किधर गई, बाकी भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक्सप्लेनेशन ऑफ रीफाइनेंसिंग ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज। चलो कर ही लेते हैं, मेरा दिल था कि चलो अब बस करें इसकी, ठीक है। ईयर एंड है हमारा मसलन 31 दिसंबर 2024, ठीक है। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं इसमें और करंट लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा लोन है हमारा ईयर एंड के ऊपर मौजूद है हमारे पास, और ये लोन हमने को 10 साल पहले लिया था, और इस लोन की ड्यू डेट जो है ये हमारे साल के एंड होने से पहले ड्यू डेट आ गई है इसकी, या ड्यू डेट आ गई, या आपने कोई ऐसी हरकत की है कि ये एकदम से पेएबल हो गया, कोई कोविनेंट आपने कोई ब्रीच कर दिया है बैंक का। अब इस लोन को कहां शो करना चाहिए? करंट लायबिलिटीज में। ये बात गलत है, सही है? वो लॉन्ग टर्म लोन जो अगले अब लिया, लॉन्ग टर्म क्यों है, वो 10 साल के लिए लिया था, लेकिन अब उसको पे करना था हमने जिस साल, वो अब अगला साल है, तो फिर इस साल के एंड पे वो नॉन करंट की बजाय कहाँ आ जाएगा? करंट में, ठीक है। अब ये भी जाती है थोड़ी सी, आई कैप ने एज इट इज डाल दिया। बहरहाल हम बैंक के पास अगर चले जाएं किस दिन, वो मैंने आपको बताया था ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी कुछ हमारे पास होती हैं कुछ अरसा, ठीक है। लेट से 31 मार्च 2025 तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास ही रहनी है, जब हमने इनको क्या करना है, ऑथोराइज फॉर इशुएंस, ठीक है। तो अब हमने बैंक से, यहां पे हम मौजूद थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में थी, हमने बैंक से कहा यहां पे यार हालात जरा माड़े हैं, इसको जरा फिर 1-2 साल आगे ले जाओ। हमने जरा देखना, जरा नुक्ते देखना, जरा यहां खड़े होकर बैंक से कहा कि जी ये जो आपका लोन इधर नहीं, यूं कर लेते हैं, ये इधर रीपेएबल होने लगा था, ठीक है, फरवरी में, लेट से, ठीक है। हम गए जनाब बैंक के पास, हमने कहा जी यार हालात बहुत माड़े हैं उस्ताद, ऐसा करो इसको आगे ले जाओ। अब मेरा सवाल, क्या इसको हम नॉन करंट में ले आए? अगर बैंक मान गया है तो क्या नॉन करंट में ले आए? जी, हाथ में है तो ले आए, है ना? नहीं, इसके पीछे फिर वो वाली बात है जो भी आपके सिलेबस से बाहर है, तो एहतियातन करा रहा हूं क्योंकि आई कैप ने डाल दिया। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ईयर एंड तो ये है, अगर ये बात आपने बैंक जो इधर रीपे होने लगा था लोन, अगर ये बात आपने बैंक से इधर जाके की होती कि भाईजान ये वाला लोन जो है ये इधर की बजाय इधर ले जाओ, तो ईयर एंड से पहले ये एग्रीमेंट हो गया होता, तो आप इसको रीफाइनेंसिंग कह लेते और इसको नॉन करंट में शो कर देते। लेकिन बैंक का एग्री करना अगर ये हुआ कब है, ये यहां पे खड़े होकर आपने कहा जी कि बैंक ये लोन इधर ले जाओ, तो फिर ये आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड एग्री किया गया है, इसलिए इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं। IAS 10 है ना, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कर दें आप, जो है वो इसको करंट में ही रखेंगे, नॉन करंट में शो नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन ये पता होना चाहिए रीफाइनेंसिंग कहते किसे हैं, तो पढ़ो जरा, ये पढ़ते पढ़ते आओगे ना, ये पढ़ते पढ़ते आओगे, ठीक है, ये पढ़ते पढ़ते आओगे, कुछ चीज़ें डेफर्ड टैक्स ऐसे ही बीच में आ गया, देखेंगे फिर इंशाल्लाह, इसमें ज्यादती है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेकिन एक बार आप गुजार के निशान लगाओगे तो फिर मैं आपको कहूँगा चलो जी हूँ इनू रहन दो। वहाँ से उठाया आई कैप ने इधर डाल दिया, पहले वहाँ पे था ना, अब वहाँ पे तो सारी चीज़ें अगली पड़ी हुई थी, वहाँ पे सिर्फ कंपनीज एक्ट वाला छोड़ा है, फाइनल अकाउंट उन्होंने भी किया है पर कंपनीज एक्ट वाला सिर्फ किया है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आपके लिए जो है वो उठा के उसने IS-1 डाला तो ज़्यादा चीज़ें भी डल गई हैं थोड़ी सी, ठीक है। एनीवेज, रीफाइनेंसिंग किसे कहते हैं जी? Explanation of refinancing of financial liability. Refinancing of a loan means postponing the due date for repayment. It will be classified as non-current. है? अभी तो मैंने कहा नहीं इसको करंट में रखना है। कब नॉन करंट में? ये अगली बताइए बात आपको कि अगर ये रीफाइनेंसिंग आपने 31 दिसंबर 24 से पहले करा ली थी तो ये नॉन करंट में है, और अगर आपने ये 31 दिसंबर 14 के बाद कराई है लेकिन बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑथराइज्ड फॉर इशुएंस, तो फिर ये एडजस्टिंग नहीं है, इसको आपने नॉन करंट में शो नहीं करना। इतनी सी बात है बस, ठीक है। कितने गया? इट विल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट इफ एग्जिस्टिंग लोन एग्रीमेंट में शामिल है ऑप्शन टू रीफाइनेंस, जबकि ऑप्शन एनेबल करता है डिले बियॉन्ड 12 मंथ। 12 महीने से ज्यादा आप इसको रीफाइनेंस करा सकते थे। पहली बात, लोन के अंदर ऑप्शन था, ऑप्शन आपकी डिस्क्रिशन पे था, और एक्सपेक्टकारी एंटिटी के रीफाइनेंस और रोल ओवर ऑब्लिगेशन को करा लेंगे। अब ये तो क्या है, सादा बात अगर इसकी करूं तो लोन के अंदर ऑप्शन ऑफ रीफाइनेंसिंग था। अब उसके आगे उसने तफसील बताई है कि वो ऑप्शन कहता है कि जी 12 महीने से ऊपर पेमेंट डिले हो सकती है, और ऑप्शन जो है वो आपकी डिस्क्रिशन पे है, और आपको उम्मीद है कि बैंक भी मान जाएगा। ये बातें छोड़ो, अब रहेगी बात सिर्फ इतनी सी कि लोन एग्रीमेंट इंक्लूड्स एन ऑप्शन टू रीफाइनेंस एंड an agreement is obtained before year end that allows repayment of loan to be delayed beyond 12 months after the reporting date, so then it will be classified as non current। विच वाली गाल हुण छड्डो, बस ये हाईलाइटेड वाली ज़हन में रखनी है, ठीक है। और it will be classified in current and will be only disclosed if an agreement allowing repayment to be delayed beyond 12 months from reporting date is obtained after reporting date but before approval of financial statements for issuance because it is a non adjusting event। तो ये आपके स्कोप से बाहर की बात है, लेकिन चूंकि लिखी हुई थी तो मैंने हल्की फुल्की समझा दी आपको। सादा सी बात है, इतनी मुश्किल थी नहीं, ठीक है। ओके, तो इसी तरह से बाकी चीजें पढ़ते आना। कोई इसी तरह की चीज नजर आए निशान लगाना और मुझसे कल आपने पूछना है। ओके जी, चले यार, अब ऐसा है आप लोग नाराज ना हो जाएं कि हम करने जो आए थे वो आप करा नहीं रहे हैं, तो फ्रेमवर्क शुरू कराएं, ठीक है। वो कल ना किया करो, अब कल कुल कोई नहीं बचा, अब आज है तो बस है, ठीक है। ब्रेक नहीं है, बस 4 बजे छुट्टी दे देता हूं, ठीक है। 3 मिनट की ब्रेक, 5 मिनट की ब्रेक। यार नहीं यार, इतना टाइम नहीं है यार। अगर मैं 15-20 मिनट पढ़ा के छुट्टी दे दूं, जमात भी तो 4:30 हो गई है ना। जरा पॉज करो यार। अच्छा जी बेटा जी, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है ये बच्चे को पास भी करा देता है, फेल भी करा देता है, क्योंकि ये ऐसे ही कभी कभी 4-5 नंबर का आ जाता है, कभी तो 1-2 MCQs आते हैं, कभी 4-5 नंबर का आ जाता है। आसान इतना है कि बस जितना करा दूं उतना कर लेना, ठीक है। उसमें अगर लग गई तो पता ही है फिर रोज़ी, ना लगी तो रोज़ा वैसे भी होना है जी। आसान है लेकिन, ठीक है। अच्छा जी, इसमें इस पर्पस को रीड ऑनली करना है। मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगा, अभी मेरे साथ ही करना है, ठीक है ना। ये आप मेरे साथ ही करना है, इसमें मैंने नहीं, फिर आपको कुछ चीज़ें हैं जिसकी समरी में दे दूंगा तो उनको फिर करना पड़ेगा रीड। मुझे पता है, बस ये रीड ऑनली वाला आखिरी ही मुश्किल दिन था। आज फाइनल अकाउंट्स की भी रीडिंग हो गई और इसकी कोई होगी तो बस ये, इसके बाद फिर ये मामला ख़त्म हो जाएगा। फिर बस हमने रीसेंट अटैम्प्ट करनी है, नोक पलक संवारते जाना है, और मेरी तसल्ली जो होती चली जाएगी कुछ टॉपिक्स में। जैसे मुझे मसला है थोड़ा सा कि मुझे डर लगा हुआ है, IS 8 है, IS 38 है, फाइनल अकाउंट्स का सवाल है, तो मेरा दिल है इन पे थोड़ा सा इन पे टॉर्च डालकर एक बार मैं आपको भेज दूं ताकि मेरी और तसल्ली हो जाए, ठीक है। तो ये रीड ऑनली करना है जी एक बार, लेकिन अच्छा है पता होना चाहिए। पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये क्या मुसीबत होती है जी, किसी को पता हो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं? आज तो मैं उठा ही नहीं बिल्कुल। चलो कल से फिर बैठने वाला काम कम हो जाना है, क्योंकि फिर तो सवाल ही सवाल चलने हैं। अच्छा है, ज़रा मेरे लिए ये मुश्किल तरीन क्लास होती है ये वाली जो आज हो गई इंशाल्लाह, तकरीबन जी।
अवेलेबल जी। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देखो भाई, अगर कोई कंपनी बैंक से लोन लेने जाए, बैंक उसको लोन देने से पहले कहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, ऑडिट कराओ, मुझे जमा कराओ, फिर मिलेगा लोन, तो बैंक करवा सकता है ये काम? करवा सकता है। कंपनी को मतलब है लोन चाहिए, भाग के बनाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट भी कराएगी मिन्नत तरला करके किसी का, जल्दी जल्दी से वो भी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर देगी। तो बैंक ऐसी पोजीशन में है कि वो अपनी रिक्वेस्ट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवा सकता है कंपनी से। अच्छा, अब कंपनी जो थी उसमें हम सब का भी कोई एक एक दो दो शेयर हमने भी खरीद रखे हैं वैसे ही, ठीक है। अब हम भी कंपनी को जाके कहें चलो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कर दो, बना देंगे वो? कहें हैं आप हैं कौन? हम शेयर होल्डर हैं। अच्छा ठीक है, चल निकले यहाँ से। तो उन्हीं को जो है वो उन्हीं यूजर्स को, जो और भी सिर्फ शेयर होल्डर नहीं, और भी तो यूजर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी तो एक यूजर है, खैर कह तो वो भी सकते हैं, फिर क्रेडिटर भी एक यूजर है, लेंडर्स यूजर हैं, यानी कि जो भी बैंक का लोन देने के अलावा वाले लेंडर्स होते हैं, क्रेडिटर्स हैं हमारे, डेटर्स हैं हमारे, कस्टमर्स हैं हमारे, एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, जो बचपन में आपने पढ़ा था यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो सारे के सारे यूजर्स जो हैं वो नहीं रिक्वेस्ट कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी मर्जी की बनवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाना सीख रहे हैं, इंट्रो से आगे भी बनाते चले जाएंगे, ये जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सीख रहे हैं, ठीक है, ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके लिए बनाई जाती हैं? उन यूजर्स के लिए बनाई जाती हैं जो अपनी रिक्वेस्ट के ऊपर अपने लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनवा सकते, तो उनके लिए हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाते हैं। अब ये लॉ में लिखा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर दो उनको, ठीक है। अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स देने जरूरी हैं, क्योंकि जिसने अपनी रिक्वेस्ट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवानी है उसने अपनी मर्जी के डिस्क्लोजर भी डलवा लेने हैं ना। तो ये जो यूजर है जिसकी कहीं चलती नहीं है, उसको इन्फॉर्मेशन पूरी मिले, तो स्टैंडर्ड सारे इसी चीज को जो है वो कोप कर रहे होते हैं। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर यूजर्स which are not able to require the entity to prepare financial statements for their specific needs, तो ऐसे यूजर्स जो एंटिटी को नहीं कह सकते कि हमारी स्पेसिफिक नीड्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दो, उन लोगों को हेल्प करने के लिए ये सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जिसमें फिर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का जो है वो सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जी? वो उन यूजर्स के लिए जो अपनी रिक्वेस्ट पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बनवा सकें, ठीक है। अच्छा, तो अब फ्रेमवर्क, अच्छा ये फ्रेमवर्क पता है क्या है? ये फ्रेमवर्क वो है जिसके ऊपर सारी अकाउंटिंग आपकी खड़ी हुई है, आपको पता नहीं है। इस फ्रेमवर्क के अंदर डेफिनेशन होगी, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, इक्विटी क्या है, ये फ्रेमवर्क है। मेजरमेंट बेसिस क्या है, फिर इसी तरह से कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट क्या है, बस ये मोटी मोटी बातें हैं इसमें, ठीक है बहुत आसान, ठीक है। जो बातें याद, क्वालिटीज ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, और जरूर मोटी मोटी दो तीन तीन बातें याद करने वाली बातें मैं निशान लगवाऊंगा आपको, बाकी कटवा दूंगा आज, ठीक है, लेकिन पढ़ने के बाद, ओके। इसलिए थोड़ा सा हिम्मत हौसले के साथ, अभी थोड़ी देर में 15 मिनट गुजरने हैं, जब 4 बजने हैं आपने कहना नहीं सर 15-20 मिनट तो और पढ़ा दें, वी आर रियली एंजॉइंग इट, वी आर लविंग इट। सुनो, पर्पस, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सेप्ट फॉर जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर असिस्ट करता है IASB, यानी कि जो स्टैंडर्ड बनाने वाला बोर्ड है, ठीक है, उसको असिस्ट करता है टू डेवलप IFRSs, ठीक है जी, दैट आर बेस्ड ऑन, अब इतनी बात बस, ठीक है। पहले क्या कह रहे जी? डिस्क्राइब करेगा ऑब्जेक्टिव और कॉन्सेप्ट फॉर जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, असिस्ट करेगा IASB को कि वो IFRSs बना सके। जाहिर है IFRS इस फ्रेमवर्क की बेस पर ही बने होते हैं, कोई एसेट है, कोई रिजीड लायबिलिटी है, ठीक है ना, तो इस फ्रेमवर्क की बेस। फिर
असिस्ट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने वाले, असिस्ट प्रिपेयरर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू डेवलप कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, assist all parties to understand and interpret the standards, contribute to the stated mission of IFRS IASB, ठीक है, stated mission of IASB, ऐसी जनरल बातें हैं, provides foundation for standards that contribute to transparency, तो फाउंडेशन है, ठीक है, फॉर स्टैंडर्ड्स जो कि ट्रांसपेरेंसी को जो है वो कोशिश करते हैं कि उसमें कंट्रीब्यूट करें बाय एनहांसिंग इंटरनल कंपेरेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, टू प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर स्टैंडर्ड्स दैट स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी, टू प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर स्टैंडर्ड्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो ये मिलते जुलते ही हैं, ठीक है। तो पर्पस में क्या आया जी, याद रखने वाला कि डिस्क्राइब करेगा ऑब्जेक्टिव और कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, असिस्ट करेगा आईएएसबी को कि वो स्टैंडर्ड्स बनाए, असिस्ट करेगा आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वालों को कि वो कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को जो है वो डेवलप कर लें, असिस्ट करेगा सब पार्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टैंडर्ड्स को, कंट्रीब्यूट करेगा स्टेटेड मिशन ऑफ आईएएसबी, उसके बाद आगे सेम है, ये प्रोवाइड करता है फाउंडेशन फॉर स्टैंडर्ड्स जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे ट्रांसपेरेंसी, प्रोवाइड करेगा फाउंडेशन जो कि स्ट्रेंथन करेंगे अकाउंटेबिलिटी को, प्रोवाइड करेगा फाउंडेशन स्टैंडर्ड्स के लिए जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो ये एक बार दो बार बस पढ़ लिया, इनफ है, कभी देखा नहीं इसमें से कोई आ रहा हो, लेकिन बहरहाल एमसीक्यू एक बन सकता है, 3-4 ऑप्शन दे दे, उसमें से एक सही हो एक गलत हो बाकी सही हो, तो ये पढ़ा हुआ होता है तो जहन में रह जाता है बस, ठीक है। तो ये रीड ओनली है बट है इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। उसके बाद कंटेंट्स हैं जी, ये चैप्टर्स हैं इसके, ठीक है, बस ठीक है, हो गए ये। स्टेटस वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अब क्या करें, इसको याद क्या करना है, इसको तो बस एक बार रीड करना है तो ये याद हो जाना है, ठीक है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट अ स्टैंडर्ड है, हाँ जी, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो इसकी बेस पर स्टैंडर्ड्स आगे बने हैं फिर, यानी कि ये बुनियाद है, ठीक है। एंड नथिंग इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड्स एनी स्टैंडर्ड और एनी रिक्वायरमेंट इन स्टैंडर्ड, कहता है जी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड नहीं है और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी स्टैंडर्ड को ओवरराइड कर दे, किसी स्टैंडर्ड में कुछ लिखा हो और इसमें कुछ और लिखा हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए, ये मैं अपने तौर पे बता रहा हूं आपको, ठीक है, और एनी रिक्वायरमेंट इन स्टैंडर्ड, लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए, अगर ऐसा कभी हो जाए कि फ्रेमवर्क में कुछ और लिखा हुआ है और स्टैंडर्ड में कुछ और लिखा हुआ है, तो फिर क्या चीज़ प्रिवेल करनी चाहिए आपके ख्याल में, फ्रेमवर्क या स्टैंडर्ड? क्यों? क्योंकि हमने वो बाद में सोच समझ के ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल आप सही नतीजे पे पहुंचे, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड नहीं है और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी स्टैंडर्ड से या उसकी किसी रिक्वायरमेंट से को ये ओवरराइड करे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए स्टैंडर्ड में और फ्रेमवर्क में, तो स्टैंडर्ड विल प्रिवेल, ठीक है, रेलेवेंट स्टैंडर्ड प्रिवेल कर जाएगा। इफ देयर इज, यहीं पे ऐड कर लेते हैं, इफ देयर इज एनी contradiction between framework and IFRS, फिर requirements of IFRS will prevail, ठीक है जी, requirements of IFRS will prevail, ओके जी। तो इसको भी मैंने साथ ही ग्रीन कर दिया, ये जुमला बीच में ऐड हो गया। अच्छा जी, IASB may sometimes specify requirement standard that depart from aspects of further conceptual may be revised from time to time, revision of will not be automatically lead to change in। बाबा कह रहा है कि जी कभी कभी IASB जो है वो स्टैंडर्ड बदल देता है, जिससे स्टैंडर्ड के बदलने की वजह से वो फ्रेमवर्क से हट जाता है,
या कभी फ्रेमवर्क में कोई ऐसी रिवीजन आ जाती है कि जो स्टैंडर्ड बाद में पहले बना था उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली वो स्टैंडर्ड बदलने की ना जरूरत होती है ना वो बदलता है, तो ये बात बस ठीक है, ऐसे ही रेलेवेंट नहीं है, इसको काट दें। ठीक हो गया। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई 4-5 एलिमेंट्स हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। ठीक है, तो इसको आपने बिल्कुल रीड ऑनली करना है। ठीक है, इसको बिल्कुल रीड ऑनली करना है, लाजमी करना है, लेकिन इसकी पिक्चर ले लें और बाद में इसको पहले यहाँ से पढ़ के फिर वहाँ से रीड करना है, तो आप कहोगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पहले मैं पढ़ाऊंगा। वेयर इज माई सोटी? हाँ, किसने छुट्टी करनी है 4 बजे? अच्छा, डरते डरते कोई नहीं है मेरे से, अल्लाह माफ करे, हैं जी? नहीं, वो मतलब 4 बजे अगर आप किसी का दिल कारी पड़ता है, उस्ताद शागिर्द में से किसी का दिल कारी पड़ता है, वैसे देखो आज 4:15 तक पढ़ लें तो कोई हर्ज तो नहीं है। जमात कितने बजे? 4:30 है ना जमात? पता करो वसीम। अच्छा जी, एसिड की डेफिनेशन क्या है? आर रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। लायबिलिटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटिटी टू ट्रांसफर रिसोर्सेज एज अ रिजल्ट ऑफ, अब ये ट्रांसफर करने हमने रिसोर्सेज, ये को पास्ट इवेंट, को चीज खरीदी थी पास्ट इवेंट, इसका पास्ट इवेंट क्या है? परचेज करना, ये पढ़ाया था जब ये इंटेंजिबल पढ़ा रहा था, डेफिनेशन आई थी। लायबिलिटी का पास्ट इवेंट क्या है? हमने पास्ट में कोई चीज खरीदी थी, पैसे नहीं दिए थे, या कुछ ऐसे उधार लिया था, लोन है, वापस करना है। इक्विटी क्या है? रेजिडुअल इंटरेस्ट, कई बार ये डेफिनेशन आ चुकी है, रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एंटिटी। ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल बच्चा खुच्चा, याद आ रहा है? एसिड बेच, लोया बेच, लैलन बेच, कई बार मैंने दुकान भी खुल गई है अच्छी भली इस वजह से। ठीक है, सारा कुछ बेच बटाकर लायबिलिटी वालों को लायबिलिटी पे करने के बाद कुछ बच जाए तो ये लोग घर पे लेके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या जी? इनकम की डेफिनेशन क्या है? इंक्रीज इन एसेट, खुशी की बात है, डिक्रीज इन लायबिलिटी, खुशी की बात है। तो इनकम की डेफिनेशन क्या है जी? इंक्रीज होना एसेट का, मुझे लगता है ये भी कहीं पढ़ी है, चलो कहां पढ़ी थी? I-16 में? नहीं, ये नहीं पढ़ी है, पीआरसी में पढ़ी थी। चलो फिर मुझसे पढ़ लो ना एक बार। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन, इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी दैट वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी। अब याद करो बचपन वाली अपनी अकाउंटिंग क्वेश्चन, जब उस्तादों ने आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन सिखाई होगी, तो सेल का बढ़ना एसेट साइड पे कैश को बढ़ाता था, और इक्विटी लायबिलिटी साइड में उसको आप किस में ऐड करते थे? कैपिटल के अंदर, इक्विटी के अंदर, यानी प्रॉफिट, सेल का बढ़ना प्रॉफिट को बढ़ाता है, प्रॉफिट का बढ़ना कैपिटल को बढ़ाता है। ठीक है, तो इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी दैट वुड इज इंक्रीज इक्विटी। लेकिन याद रखना, इक्विटी में तो इजाफा ऐसे भी होता है कि ओनर घर से पैसे ले आए, एंट्री होती है कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, जिसको शेयर कैपिटल भी अब आप कहते हैं, तो ये भी इनकम है। बस यही डेफिनेशन है, इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन दोज रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स। ये कहते हैं कैपिटल को। इसकी किसे कहते हैं जी? येलो वाला किसे कहते हैं जी? कैपिटल को। ये तो ओनर घर से लाने वाला जो होता है, ये तो कैपिटल है। 4.25 जमात है। अच्छा, बच गए तुसी। नेक्स्ट, लायबिलिटी क्या है? डिक्रीज इन एसेट है, इंक्रीज इन लायबिलिटी दैट वुड डिक्रीज द इक्विटी अदर देन डिविडेंड या ड्राइंग। क्या मतलब? कैपिटल में कमी क्यों हो रही है? कोई एसेट कम हुआ, जैसे हमने बिजली का बिल पे किया, एंट्री की एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब कैश क्या है? एसेट। एसेट कम हुआ है, दूसरी तरफ एक्सपेंस बढ़ा है। एक्सपेंस का बढ़ना क्या करता है? प्रॉफिट को कम करता है और कैपिटल को कम करता है। तो इंक्रीज इन एसेट दैट वुड डिक्रीज इक्विटी, या सॉरी इंक्रीज बोल गया एसेट का, डिक्रीज इन एसेट दैट वुड इंक्रीज, अच्छा दोनों इकट्ठे बोलने हैं, ठीक है। इंक्रीज इन, डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी दैट वुड रिड्यूस द, इंक्रीज बोलता ही नहीं हूं मैं, ठीक है ना, दैट वुड रिड्यूस द इक्विटी या कैपिटल अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
डिविडेंड को आप एक्सपेंस नहीं कहते थे, बल्कि उसको चेंज इक्विटी के अंदर माइनस करते थे, ठीक है। तो डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी दैट वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन इक्विटी अदर देन दोज रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ओनर्स। यही बातें उस टेबल के अंदर लिखी हुई हैं, जरा मैंने थोड़ा सा और शॉर्ट करके लिख दिया है इनको, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट। उसके बाद एक अच्छी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो भाई एक अच्छी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर दो ही क्वालिटीज बस चाहिए, दो ही क्वालिटीज हैं, रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। रेलेवेंस और कि वो रेलेवेंट हो और फेथफुली रिप्रेजेंट करें इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस को। अब ये दोनों क्वालिटीज को अचीव करने के लिए कुछ एनहेंसिव क्वालिटीज हैं, यानी कि जो अगली क्वालिटीज हैं उनकी वजह से बेसिकली यही दो क्वालिटीज अचीव हो रही होती हैं, और वो एनहेंस टू अचीव और एनहेंस दीज क्वालिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी कंपेरेबल, वेरीफाइबल, टाइमलीनेस हो इनमें और अंडरस्टैंडेबिलिटी हो। इसकी तस्वीर ले लें, ये मैं पढ़ा देता हूँ ताकि इसमें से याद करने वाली चीज़ सामने आए, बस फिर इसके बाद और कुछ नहीं पढ़ाना, टाइम खत्म हो गया। फिर आज आप बच गए। मशवरा मांगा है, चपेड़ा खाएगा मुंडिया को भी तो मेरे को भी नहीं, मैंने तो नहीं, खबरदार इसको किसी ने कुछ कहा था। ये हाइब्रिड में मेरा, जैसे क्लास में मेरे कुछ बेस्ट फ्रेंड्स है ना, ये हाइब्रिड में मेरा वाला मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इससे पूछ लो बेशक, सचमुच। नवा आपकी क्लास में नवा आया ना, मैं तो। अच्छा जी, लें जी, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। by information to be useful, information to be useful for decision making. If financial information is to be useful, it must be relevant and faithfully represent what it reports या what it purports to represent। ठीक है जी, तो relevance और faithful representation होनी चाहिए। The usefulness of financial information is enhanced if it's comparable, और इन्हेंस हो जाएंगी ये अगर कंपेरेबल हो, वेरीफाइबल हो, टाइमली, वही मैंने जो बात वहां लिखवाई है। ठीक है, ये याद करने वाली बात नहीं, आगे से बस याद करते हैं। इट मीन्स इंफॉर्मेशन मस्ट हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्डर फॉर इट टू बी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। IASB डिस्क्राइब्स फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो फंडामेंटल हैं दो, रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। और एनहेंसिव कौन सी है जी? टाइमलीनेस हो, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, कंपेरेबल हो। वो जो याद करो, अकाउंटिंग पॉलिसीज को हमने कहा था कंसिस्टेंटली अप्लाई करें ताकि कंपेरेबिलिटी रहे। क्यों? कंपेरेबिलिटी होगी तो एनहेंसिव क्वालिटी आएगी, जिससे रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की तरफ हम जा रहे होंगे। कहानी ये है। ठीक है, अब रेलेवेंस के अंदर क्या आपने याद रखना है जी, जरा देखते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ट्रू फॉल्स भी दे देता है अक्सर। ट्रू फॉल्स। Relevant information is capable of making a difference in decision made by the user. बट ठीक है, इसको छोड़ो। आगे है जी, द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स मटीरियलिटी। ठीक है, तो ये ग्रीन वाले जो हैं ये याद करने हैं। ठीक है, मटीरियलिटी कहते हैं, मटीरियल कहते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके ना पता होने से या गलत पता होने से आपका डिसीजन बदल जाए, वो मटीरियल है। ठीक है, परसेंटेज नहीं होती, बस आपके डिसीजन को बदल दे अगर कोई इंफॉर्मेशन, तो वो क्या है? मटीरियल। इंफॉर्मेशन इज मटीरियल इफ ओमिटिंग इट और मिसस्टेटिंग इट और नॉट ऑब्सक्योरिंग इट could influence decision that user would make on the basis of financial statements about a specific reporting entity। ठीक है ना जी, तो उसका डिसीजन अगर बदल जाए तो
ये मैंने हाईलाइट भी नहीं किया, काटा भी नहीं है, बस एक बार रीड ओनली आपने इसको कर लिया, बस दैट्स इट। ठीक है, अच्छा जी। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ट्रू एंड फेयर व्यू, भाई इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूं, अभी दिखाता हूं जाके इसकी क्या वजह है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं तो बहुत ज्यादा हो गया। रिप्रेजेंट इकोनॉमिक फिनोमिना, टू बी यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट ओनली, financial information must not only represent relevant phenomena but it must also faithfully represent the substance of phenomena that it purports to represent। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। मिसाल के तौर पे आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। नहीं पढ़ा हुआ तो मैं भी पढ़ा दूंगा, पढ़ा हुआ है तो दोबारा पढ़ाऊंगा, वेल सुना हुआ है तो बता दें। सब्सटेंस ओवर, ये वैसे इंट्रो के अंदर मेरे ख्याल में पढ़ाया जाना चाहिए। बहरहाल सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस कहते हैं रियलिटी को, और फॉर्म बोले तो मींस रेलेवेंट लीगल फॉर्म। ठीक है जी, लीगल फॉर्म मतलब अब जरा मैं सलीस उर्दू करने लगा हूं। रियलिटी विल छा जाएगी ओवर लीगल फॉर्म, रियलिटी विल छा जाएगी ओवर लीगल फॉर्म। मसलन, ऐसे नहीं समझ आती, मसलन फॉर एग्जाम्पल, क्या है भाई आपका? वसीम परचेज्ड अ कार, वसीम परचेज्ड अ कार ऑन इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, अब जी क्या ये कार वसीम भाई के नाम हो गई होगी? जैसे लीज वगैरह होती है, किस्तों पे होती है ना गाड़ी, तो वो गाड़ी किसके नाम होती है? आपके नाम हो गया, आप लीज पे गाड़ी लेंगे आपके नाम होगी, आपके नाम हो गया, आप लीज पे लेंगे तो ये किस्तों पे गाड़ी लेंगे आपके, अमर भाई आपके नाम होगी। एडा चंगा नहीं है बैंक, बैंक अपने नाम रखता है ताकि वो सिक्योर कर सके अपनी इंस्टॉलमेंट्स को, इन केस ऑफ डिफॉल्ट वो गाड़ी आपसे आके ले सके। हाँ, जब आप पैसे पूरे कर देते हैं तो फिर वो नाम आपके कर देते हैं। अब लीगल फॉर्म क्या कह रही है कि गाड़ी आपके नाम नहीं है, लेकिन अकाउंटेंट्स आगे बढ़े और उन्होंने कहा भाई इस सिर्फ लीगल फॉर्म पे ही ना बैठे रहो, इस ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस तो समझो, रियलिटी क्या है। इन रियलिटी भाई सारी जिंदगी इस एसेट की तकरीबन इसी बंदे ने ही उसको यूज करना है, नाम पे सिर्फ इसलिए नहीं है इसके क्योंकि जिसने दी है उसको वो अपनी इंस्टॉलमेंट को सिक्योर करना चाहता है। ठीक है, तो फिर एंट्री क्या करते हैं, एंट्री करेंगे उमर भाई अपनी किताबों में, या मंसूर भाई अपनी किताबों में, या वसीम भाई अपनी किताबों में कार डेबिट। ये दरअसल कार डेबिट नहीं करते होते, इसका नाम बदल गया है, लीज्ड कार पहले होता था, अब ये हो गया है राइट ऑफ यूज। IFRS 16 लीज का पूरा स्टैंडर्ड इस पे मौजूद है कि वो लेसी को एसेट लेते ही कहता है अपनी किताबों में इसको रिकॉर्ड करो एज एन एसेट, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट होता है। खैर चलें छोड़े, फिलहाल सादा बात, कार डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है जी, तो ये लायबिलिटी रिकॉर्ड की, लेकिन यहां पर एसेट रिकॉर्ड किया है। अब सब्सटेंस क्या है कि एसेट इसी के पास ही होना है, लेकिन लीगल फॉर्म क्या है कि इसके नाम पे नहीं है। हालांकि हमने तो पहली डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि जो कंट्रोल्ड बाय एसेट हो। खड़ी की तरफ ना देखें, इधर देखें। ठीक है, ये बस मैंने कर ली है, ये 2-4 लाइनें हैं, ज़रा मेरा दिल है इनको मैं थोड़ा सा करवा देता निशानदेही इनकी तो अच्छा हो जाता, ये फिर आपने CTM करना होगा ना। ठीक है, आगे कहता है ऑल्दो इन मेनी सर्कमस्टेंसेस सब्सटेंस ऑफ इकोनॉमिक फिनोमिना एंड इट्स लीगल फॉर्म आर सेम, एन अकाउंटेंट शुड बी केयरफुल। कहता है नॉर्मली तो ये सेम ही होते हैं, लेकिन अगर ना हो तो अकाउंटेंट साहब को ज़रा एहतियात करनी चाहिए। ठीक है जी, आगे कहता है जी टू बी, अब यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये याद करना है, तो CTM में ये कर दो सादा बात कि सिर्फ आपने इसके लीगल फॉर्म को ही नहीं देखते रहना बल्कि सब्सटेंस को भी देखना है। ठीक है, अच्छा अब ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टू बी परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स वुड बी कि ये क्या हो, कंप्लीट हो,
न्यूट्रल हो, फ्री फ्रॉम एरर हो। अगली बात पढ़ लेना एक बार, याद सिर्फ इसको रखना है। अब वो ना ट्रू और फॉल्स इसमें से देता है, पता है, ट्रू और फॉल्स दे देगा, फिल इन द ब्लैंक दे देगा। ट्रू और फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक देकर यही वाला जुमला लिखा होगा, आपको पता होना चाहिए, वही लिख देगा। टू बी परफेक्टली फेथफुल डिपिक्शन वुड हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, इट वुड बी कंप्लीट, न्यूट्रल एंड रेलेवेंट। कहेगा ट्रू है या फॉल्स है, तो फॉल्स है, ये पढ़ोगे तो पता लगेगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं इसमें से करना, ठीक है, आगे बढ़े। बस ये कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, ये चारों को मैंने सिर्फ निशान लगवाना है, ठीक है। इसमें से क्या याद करना है, बाकी सारा पूरा करा देना है हमने। एनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई जी, किसमें सबसे पहली क्या है, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी के लिए जनाब आप ये लिखें जी, information about reporting entity is more useful if it can be compared with similar information about other entities and with similar information about the same entity for, कहता है जी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट कब है, कंपेरेबल हो। तो कंपेरेबिलिटी कैसे आएगी, जब आप किसी और से भी कंपेरेबल हों, फॉर्मेट जैसे एक जैसे हम बना रहे होते हैं, ओवर द IS1 ने कहा ऐसा फॉर्मेट बनाओ ताकि एक दूसरे से कंपेयर भी कर सकें और अपने पिछले साल से भी कंपेयर कर सकें। इसी की वजह से तो हम पॉलिसीज भी कंसिस्टेंट लगाते थे, और इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि अदर इनकम अदर एक्सपेंसेस को एडमिन सेलिंग में ना डालना, वरना पिछले साल से कंपेरेबल नहीं रहते, ठीक है। उसके बाद इतनी सी बात है जी कि यहाँ से कंसिस्टेंसी हेल्प्स टू अचीव द गोल ऑफ कंपेरेबिलिटी। ये बस ब्लू व ये ग्रीन वाले को क्या कर लेना है आपने, CTM, बाकी को क्या करोगे, ओनली रीड वंस, एक दफ़ा रीड कर लेना, दोबारा फिर नहीं पढ़ना, ठीक है, दोबारा फिर नहीं पढ़ना। इसको तो साइड तक करा दो। CTM मीन्स कमिट टू मेमोरी। रटा मतलब, रट्टे का मतलब ये है कि बस ये दोबारा सुनो, पढ़ो, नजर आए तो पता हो कि ये ऐसी चीज है, बस दैट्स इट। अच्छा जी, वेरीफाइबिलिटी, दिस क्वालिटी हेल्प्स टू एंश्योर यूजर of that information faithfully represent the economic phenomena that it proposed to represent। बस उसके बाद वेरिफिकेशन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, छोड़ो बाकी पूरा कराओ। ले जी, जिंदगी आसान हो रही है कि नहीं हो रही। अभी भी आपको कहोगे जी वो असल में नॉर्मली पढ़ाया नहीं जाता, बस ऐसे कह दिया जाता है कि यार ऐसे 2-4 चीजें, नहीं, बस एक बार पढ़ लेने में हर्ज नहीं है। एक बार इसको नीचे से ऐसे काटा थोड़ी है कि नजर ना आए, देख लेना बेशक। टाइमलीनेस, 2024 आ गया है और हमने इस दफा 2015 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश कर दी हैं। आखिरकार हमने 2015 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश कर दी है ना, कोई फायदा, इसका क्या करे यूजर, टाइमलीनेस होनी चाहिए। हाँ, वेले दी नमाजा ते कवेले दियां टकरां, तो टाइमलीनेस, छुट्टी दे दो फिर, नमाज का टाइम हो गया, ठीक है। दिस मीन्स हैविंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल डिसीजन मेकर्स इन टाइम टू बी कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग देयर डिसीजंस, ठीक है। जनरली द ओल्डर द इंफॉर्मेशन द लेस यूजफुल इट इज। और लास्ट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन इज अंडरस्टैंडेबल, इज मेड अंडरस्टैंडेबल बाय क्लासिफाइंग, कैरेक्टराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग इट इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर, ठीक है ना। मतलब जैसे मैंने कहा था कि आपने इनकम एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करना है बाय फंक्शन या बाय नेचर, क्लियरली क्लासिफाई करते हैं ताकि वो क्लियर कंसाइज मैनर के अंदर चीज़ों को प्रेजेंट कर रही हो, ठीक है। तो ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है जी, ये याद रखने वाली चीज़ें, ठीक है। उससे आगे अब जो कहानी शुरू हो रही है, इसमें बस ये कहता है, आखिरी बात असल में रह गई थी, फिर अगला है ना, ठीक है। इसमें ये रहता है जी, कहता है कि आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी करनी है तो उसमें इतनी को एहतियात करो, इतनी डिटेल में जाओ कि जितना वो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से फ़ायदा होना है ना, कॉस्ट ये ना, मैंने इतनी बिजली एग्जैक्ट निकालनी है जी सेलिंग और एडमिन की अलग अलग करने के लिए कि मैंने हर बत्ती और पंखे के नीचे एक बंदा खड़ा किया हुआ है, बत्ती आ गई बत्ती चली गई, बत्ती आ गई बत्ती चली गई, पंखा बंद हो गया पंखा चल गया, बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने सेलिंग एडमिन फाइनेंशियल को अलग, जो सेलिंग एडमिन कॉस्ट को अलग करना है। तो भाई इतने बंदों को तनख्वाह पे लगा के कितना को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आ गई। तो ये कहता है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन अगर आपने रिपोर्टिंग करनी है, यूजफुल इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग करनी है तो उसकी कॉस्ट है, तो एक हद तक ही आप जो है वो चीजें लेकर जा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो कॉस्ट जो है
वो आपकी बढ़ ना जाए जितना बेनिफिट आपने वहाँ से जो है वो करना है ड्राइव। लेकिन ये भी रीड ऑनली कर लें, ये रह गया। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर यूजर्स हु हैव अ रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस। ये आपको बचपन से आपको उस्ताद बताते आए होंगे, मैंने भी एक दो बार शायद बताया और अब बता रहा हूँ। आपके जहन में ये आता तो होगा कि एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इतनी मुश्किल से हमने ये पढ़ा है तो यूजर को कैसे पता लगेगा, एक आम आदमी को? तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस अजम्पशन के ऊपर बनती हैं कि जिसने इसको यूज करना है उसको बेसिक नॉलेज है कि एसेट किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, ठीक है ना। ये बेसिक नॉलेज उसको है। इस अजम्पशन की बेस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करती हैं हमारी, ठीक है जी। तो बस यहाँ पे कहानी खत्म हो गई। जिंदगी अगर रही तो कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कम से कम 2 और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2 बार सवाल हमने करने हैं पास रिसेंट अटेम्प्ट के, और एक सवाल शायद मैं आई सेट का दूसरा भी करा दूं। कल नमाज के बाद सिर्फ आई सेट के 2 सवाल होंगे, टाइम बचा तो कैश फ्लो का भी सवाल होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।